खिड़की खुली थी और खुली खिड़की से फुटपाथ का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। कतरा कतरा बरसती बारिश में फुटपाथ का वो हिस्सा निगाहों की जद में था, भीग रहा था। उसके किनारे इस्तादा सनोबर के सब्ज पत्ते बारिश की ताल पर महवे रक्स थे। यूं लगता था उनका जमरदी रंग बारिश में घुल घुल कर सुर्ख फुटपाथ पर बिखर रहा हो। लंदन की कदीम इमारतों के अकब से झांकते कलीसा के खदोखाल बारिश और बादलों में गडमट हो गए थे। हवा महवे शरारत थी और सनोबर के सब्ज पत्ते तालियां पीट रहे थे। ये लंदन की एक अबरालूद शाम थी। दरवाजे पर खटपट हुई। हम्माद आया था। उसने अपना रेनकोट उतार कर खूंटी पर लटका दिया और अपने लिए कॉफी बनाने किचन में जा घुसा। और मैं अक्सर सोचा करता था, जिंदगी में वो कौन सा मुकाम होता है जब इंसान सब कुछ पाकर भी खुद को खाली खाली सा महसूस करने लगता है। उसने यख और तल्ख कॉफी का घूंट भरते हुए सोचा था। इस यख कॉफी ने उसके होंठ जला दिए। मुकामे हैरत, कभी ठंड भी यूं जलाती है। उसने बेख्याली में दाएं हाथ की 2 उंगलियों से होंठ रगड़कर सुर्ख कर डाले। आज आसमान मुझसे कितना करीब है और मैं आसमान से कितना दूर। पांव धरता हूं तो फिसल सा जाता हूं। शोहरत किसी पालतू बिल्ली की तरह मेरे कदमों में लौटती है तो मुझे उसकी चमकती घाक और अय्यार आंखों से खौफ क्यों महसूस हो रहा है। उसने बेख्याली में अपने पांव झटके थे। बहुत कुछ पाकर मैंने कुछ खोया था और ये कुछ मेरे अंदर कहीं कुंडली मार कर बैठ गया है। जरा सोचो, हजारों के मजमे में जब मेरी आवाज तिलिस्म बिखेर रही होती है, हजारों लाखों निगाहें बेकरारी से मुझे छू कर पलट रही होती हैं, तो उनमें कितनी मोहब्बत, कितनी हसरत होती है। यूं जैसे वो मुझे पूरे का पूरा असबर करना चाहती हों, मुझे अपनी आंखों के बंद दरीचों में छुपाकर कहीं दूर ले जाना चाहती हों। जानती हो, उन मोहब्बत और हसरत भरी निगाहों के हिसाब में मुकीद तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सोचता हूँ। छोड़ो इसको, गरम कॉफी एंजॉय करो। उसके हाथ में गर्मा गर्म भाप उड़ाता खुशबूदार कॉफी का मग आ गया था। कल का तुम्हारा शो, आज सावन की 3 तारीख है। लंदन में सावन, हाउ फनी। हम्माद का जानदार कहकहा बारिश की जलतरंग में घुल मिल गया। उसके मखमूम होठों पर एक तवील अरसे बाद बड़ी प्यारी मुस्कुराहट बिखरी थी। वहां सावन के रंग बहुत मुख्तलिफ हुआ करते थे। वही रंग उसकी शहद रंग आंखों में उतर कर माजी को जगाने लगे। यूं लगता था बारिश नहीं बरसती, आसमान से रंग बरसते हैं। कौन से रंग? सुर्ख, सब्ज, बसंती या लाजवर्दी। प्यार के, मोहब्बतों और चाहतों के, खुलूस और वफा के रंग। तुमने पाकिस्तान फोन किया था? वो चुप हो गया और सुर्ख फुटपाथ पर सनोवर के सब्ज पत्तों का रक्स देखने लगा। एक बेजान और बेरूह रक्स, जैसे बटन दबाओ तो क्रिस्टल की गुड़िया दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए एक दायरे में घूमती और पथराई आंखों से महवे तमाशा अफराद को तका करती थी। जरगाम सुहेब को वो महवे दुआ लगती और वो हमेशा उसकी आंखों में मुंजमद पथराए हुए आंसू देखा करता था। सावन की बुनियाद में किसके आंसू हैं? सदियों पहले शायद कोई सदियों बैठ के रोया था। खुली खिड़की के नम पट पर गाल टिकाए वो कब से मानिंदे बुत इस्तादा थी। उसकी निगाहों के ऐन सामने मखमली घास पर बारिश के कतरे फिसल रहे थे। सरसब्ज दरख्त दीवानावार झूमते हुए महीनों की कसाफत धो रहे थे। दीवार के सहारे टिकी सुर्ख और सफेद फूलों की बेल ने दारफ्तगी से झूमकर सब्ज घास पर फूलों की चादर सी उड़ा दी थी। दूर आसमान की गोद परिंदों की फड़फड़ाहट से भर गया था। सब कुछ तो वही था। बारिश की जलतरंग, हवा की ताल पर पत्तों का रक्स, कच्चे अंगूरों की सब्ज खुशबू, फिजा में खुली मिली लीमू और जामुन की महक, फालसे से भरा पेड़ और गुलाब के फूल। ये सावन की महकती हुई खुशरंग सुबह थी। उसकी निगाहों के सामने मंजर बन और बिगड़ रहे थे और वो सोच रही थी, आज से कबल बारिश एक चंचल सहेली की तरह लगती थी, आंगन में हाथों में हाथ डाले शौक और रास्ता सहेली, मगर आज इसमें शनासाई का कोई एक रंग भी नहीं। सावन इतना बेरंग क्यों है? पहले तो लगता था फितरत अपने सारे रंग बरसा रही है, सुर्ख, नीले, पीले, ऊदे, लाजवर्दी। बारिश का पहला कतरा धरती के बदन में उतरता तो मन तन के भीगे जंगलों में मोर बनकर नाचता था। आसमान की काकर छलकती तो गोरी की कुंवारी आंखों में ख्वाबीदा ख्वाब अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगते थे। पागल हवा की जरा सी सरगोशी पर हंसी कलकल करते पहाड़ी झरने की तरह बह निकलती। मगर अब क्या हुआ है? सब कुछ तो वही है, मगर
बारिश के कतरे धरती के बदन को एक तवातर से छू रहे हैं, मगर मन तन के भीगे जंगलों की हौलनाक तारीकी में बहते सन्नाटे से डर जाता है। आसमान की गागर आज भी छलक गई है, मगर आंखों में ख्वाबीदा सपने जागते हैं तो सिसकने लगते हैं। पागल हवा अब भी माइल बशरारत है, मेरे कानों में सरगोशियां करती है। हंसी मन से फूटती है मगर होठों पर आकर मुर्दा हो जाती है। लो फालसे का शरबत पियो। सुमेरा उसके ठंडे हाथों में ग्लास थमा गई। वो एक शख्स था, जब आम था तो मेरे अंदर दिल बनकर धड़कता था, सांसों की तरह रवां था, खून की जगह गर्दिश करता था। जब वो बहुत आम सा था तो कितना खास लगता था, अब खास है तो आम भी नहीं लगता। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि उसे भूल जाऊं, उसको अपने अंदर से खींच निकालने की एक बेचारी सी कोशिश कर रही हूँ। उसके मखमूम होठों पर मजरू सी मुस्कुराहट फैली। ये सावन आज हमेशा जैसा क्यों नहीं है? उसने पलकें झपक कर अपने सामने बनते बिगड़ते मंजरों को देखा। जब वो हजारों के मजमे में अपनी आवाज का जादू जगाता होगा, लाखों निगाहों के हिसार में कभी उसे मेरा ख्याल भी आता होगा। उसके होंठों पर जमी हंसी तड़क तड़क गई। शायद नहीं, वो सर झुकाकर सोचने लगी। तो हुआ ये है कि तुमने मेरी मोहब्बत अपने नक्मों में समो ली, मेरे आंखों के कुंवारे ख्वाब अपने सुरों में ढाल लिए, मेरे होंठों की मासूम हंसी अपने लफ्जों में पिरोली। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मेरे पास क्या बचेगा। मैं अपना खाली दिल, खाली आंखों और खाली होंठों को लेकर कब तक जी पाऊंगी। तुमने मुझे क्रिस्टल की वो गुड़िया बना डाला जो दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए मुसलसल एक दायरे में चकराती और महवे तमाशा अफराद को अपनी पथराई आंखों से तका करती है। जुगनू को वो महवे इल्तिजा लगती। कभी तुम भी उसकी आंखों में मुंजमद पथराए आंसू देख पाओगे? रात अजीब उदास हुए हैं हम, ठहरे न बेचैन हुए हैं हम, पलक पलक जागे न सोए, मंजिल पर पहुंचे न खोए। कितनी अजब उदासी थी इस खालीपन में। सारा कुछ था और फिर भी कुछ नहीं था। मन में बारिश की चादर एक तवातर से आसमान से जमीन तक आ रही थी। सड़क के दोनों अतराफ में पानी तेजी से जमा हो रहा था, जिसमें कई बच्चे छपाछप खेल रहे थे। इर्द गिर्द फ्रूट की रेड़ियां आमों से लदी हुई थीं। आमों का ताजा सब्ज और पीला रंग माहौल में ताजगी से भर रहा था। सामने सिगरेट की दुकान के शेड के नीचे दो लड़कियां कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस बारिश से बचने के लिए आ रुकी थीं। गहरी सांवली रंगत वाले दुकानदार के अंदाज में तेजी और सरकुशी आ गई थी। वो कुनखियों से उन्हें देखता और धीरे धीरे गुनगुनाता था। कुछ मन चले सड़क पर गाते हुए गुजरे थे। उनकी शोक आवाजों की बाज़गश्त बारिश के पानियों में घुलमिल सी गई थी। दूर मस्जिद के सब्ज मीनार पर किसी दूर देश से आया परिंदा बारिश में खो जाने वाले रास्तों को ढूंढता हुआ आ निकला था। ये लाहौर पे उतरती दोपहर थी, जो आसमान पर छाने वाले बादलों में छुप गई थी। वो कब से ऑफिस की ग्लास विंडो के सामने खड़ा छाजों छाछ बरसते में शीशे पर पड़ती बौछार और सड़क पर होने वाली चहल पहल देख रहा था। जब मैं यहाँ आया था तब सावन यूं नहीं बरसता था। साहब चाय, उसके सामने भाप उड़ाता चाय का कप था। तब शायद मैं भी ऐसा नहीं था। जिंदगी एक खुश रंग तितली की तरह मेरे गिर्द रक्स करती थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये वाकई एक खुश रंग तितली ही तो है। मैं तो तब खुद को फातेह आलम समझ रहा था। मेरी आंखों में वो चमक लहराई थी जो आधी दुनिया फतह करने के बाद सिकंदर आजम की आंखों में लहराई थी जब सरगाम ने वो घर छोड़ा। तब मुझे लगा मैं आधी दुनिया फतह कर चुका हूँ। मेरे अंदर बाहर रोशनी ही रोशनी, जगमगाहटें ही जगमगाहटें थीं। पर अब सोचता हूँ सिकंदर आजम बाकी आधी दुनिया क्यों फतह नहीं कर पाया। बारिश का जोर टूटने लगा था। शायद सुबह से बरसता आसमान थकने लगा है और उसके हाथों में चाय ठंडी होकर बदमजा होने लगी थी। मेरे नजदीक मोहब्बत हमेशा एक तलाश रही है, एक मुजस्सिम तलाश जो हमेशा मेरा हाथ थामे न जाने किन भूली बिसरी वादियों में न जाने किसकी तलाश में सरगर्दा रहती थी। और फिर यूं हुआ कि जुगनू के चेहरे पर पड़ती पहली नजर इस तलाश को मिटा गई। मुझे लगा यही तो मोहब्बत है, मुजस्सिम मोहब्बत। तलाश खत्म हुई तो एक प्यास जग गई। तब मैंने मोहब्बत को अपने हाथों से तराशना चाहा और ये भूल गया कि ना तो तुम संग हो और ना मैं संग तराश।
शायद मैंने तुम्हें क्रिस्टल की वो गुड़िया समझ लिया था जो बटन दबाते ही एक मदार में घूमने लगती है। शायद मैंने खुद को वो मदार समझ लिया था और अब मैं अपनी फिगार उंगलियां देखते हुए सोच रहा हूँ, मैंने कितना गलत सोचा था कि वो टूट कर बिखरेगी तो मैं समेट लूंगा, मगर अब जाना तोड़ देना कितना आसान है और समेटना। मेरी फिगार उंगलियां मेरे सामने हैं। मोहब्बत की खूबसूरत गुड़िया टूटकर बिखर गई है और आजर मुराद को समेटने का हुनर नहीं आता। मुझे नहीं मालूम इस कहानी का मरकजी किरदार कौन है। ये किसकी कहानी है? ज़रग़ाम की, जुगनू की, उन दोनों की या मेरी? भरी दोपहर में आमों के बाग में तन्हा घूमना उसकी हॉबी थी। चलती हवा की सरसराहटें, परिंदों की बोलियां इस खामोशी में शगाफ डालती हुई, सब्ज टहनियों में छुपे तोतों की पुकारें और बहती नदी का ठंडा पानी जिसके किनारों में झुकी मखमली घास पर बैठकर दरख्तों में से छनछनाती सूरज की किरणों को तकते हुए घंटों बिता देती थी। यूं लगता धूप अपने चांद के सिक्के पानी की ठंडी सतह पर बिखेर रही है। उसके कुर्ते की जेब में हमेशा नमक मिर्च की पुड़िया और छोटा चाकू मौजूद रहता था। उस वक्त भी पानी में पांव लटकाए वो कच्ची केरी को चाकू की मदद से साफ कर रही थी। मुंह में पानी सा भर रहा था। तभी दाएं तरफ से नन्हा सफेद हिरन कलांचे भरता हुआ उसके करीब आया और उसके दाएं बाजू पर मुंह रगड़ने लगा। ओह माय स्वीट सोनू, उसने हिरन के गले में बाजू हमायल करके प्यार किया। कहाँ थे तुम? वो पलटकर पानी की तरफ आया। कुछ लम्हे हिलते पानी में डोलते अपने और जुगनू के अक्स को देखता रहा, फिर पानी पीने लगा, जबकि वो केरी पर नमक मिर्च छिड़क कर चटखारे लेने लगी। बिटिया, आप यहाँ हैं? ये बाग का राखी था, खुदा बख्श। क्यों बाबा, क्या दुनिया में इनकलाब बपा हो गया है हमारे पीछे? उसने नन्हे से हिरन को खींचकर गोद में बिठा लिया। छोटी बीबी आपको याद कर रही हैं। कौन? सुमेरा? जी, उन्होंने कहा है आप जहाँ भी हो आपको ढूंढ कर लाऊं। मुझे मालूम था जुगनू बिटिया यही होंगी। लो सीधा यही चला आया। खुदा बख्श के लहजे में मुशफकाना सी ठंडक थी कि जुगनू हो या सुमेरा उसकी गोद में पलकर बड़ी हुई थीं। बहुत छोटी थीं तो वो उन्हें अपने कंधों पर सवार करके यहाँ सैर करवाता। पाँव पाँव चलने लगी तो उसकी उंगली थाम कर यहाँ तक आने लगी। वो उनके साथ खेलता, उन्हें रंग बिरंगी चिड़िया और तोते पकड़ कर देता। जुगनू तो उसे बहुत ज्यादा अजीज थी कि वो उनके साथ इन पौधों और दरख्तों को भी इतना ही प्यार करती थी जिन्हें खुदा बख्श ने अपने हाथों परवान चढ़ाया था। एक उम्र लगाई थी उसने इन दरख्तों की आबियारी में। अगरचे इसकी मदद के लिए 2 माली और भी थे, मगर खुदा बख्श की तो बात ही कुछ और थी। और मजे की बात यह कि उसने जुगनू का नाम भी खुद ही रखा था। उसका असल नाम तो रखशंदा अलमास था। खुदा बख्श के मुंह पर ना चढ़ता तो उसने उसकी जुगनुओं जैसी चमकती आंखों को देखकर उसे जुगनू पुकारना शुरू कर दिया। रफ्ता रफ्ता ये नाम कुछ यूं ज़बान ज़द आम हुआ कि लोग उसका असल नाम ही भूल गए। ऐसी क्या औकात आन पड़ी उस पर, कहीं फिर से बड़ी अम्मी के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? उसने बाबा से बुलंद सोचा। खुदा बख्श बस कंधे उचका कर रह गया। उसने सोनू को प्यार करके गोद से उतारा, चाकू बंद करके कुर्ते की जेब में डाला और हाथ छाड़ती हुई खड़ी हो गई। बाकी केरी उसने पानी में उछाल दी थी। वो एक लम्हे को गड़ाप से अंदर गई, उभरी और पानी के साथ बह निकली। मैं जाती हूँ बाबा, मगर आप मेरे सोनू का ध्यान रखा करें। देखें तो कैसा दुबला हो गया है। ध्यान तो बहुत रखता हूँ बिटिया। वो नदी फलांग कर दूसरी तरफ आ गई। दाहिनी तरफ मुड़ते ही बेतहाशा फूलों और दरख्तों में घिरा बड़ा सा व्हाइट हाउस उसके सामने था। उसकी तर्ज तामीर देखकर ख्याल आता था किसी ने इस घर को बड़ी मोहब्बतों से बनाया है। और वाकई आगा जी और राबी ने ये फार्म हाउस और ये घर बड़ी मेहनत और मोहब्बत के साथ बनाया था, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि वो दोनों भाई और फिर उनके बच्चे भी इसी घर में रहेंगे। वो ताया को आगा जी कहती थी और ताई को बड़ी अम्मी। उनके बस 2 ही बच्चे थे, ज़रग़ाम और सुमेरा, जबकि खुद वो इकलौती बेटी थी और 2 छोटे भाई थे, गजनी और खिजर। उसकी छोटी फुप्पो भी बेवगी के बाद यहीं रहती थीं। उनका इकलौता बेटा आजर मुराद आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर ऐसा गया कि 7 साल गुजरने के बाद भी न लौटा था। और इस खूबसूरत घर की किस्मत में सबसे बड़ा हादसा उसकी तामीर के ठीक 2 साल बाद ही अब्बी की वफात की सूरत में लिखा गया। वो तब 8वीं क्लास में थी। अगरचे आगा जी ने उन्हें कभी बाप की कमी महसूस न होने दी थी, मगर अब्बी की कमी एक खला की सूरत उसके वजूद में घर कर गई थी। कहो बड़ी अम्मी के शिकंजे में फिर से गर्दन फंस गई है। उसने नीचे से फोन किया था।
जुगनू की बच्ची, कहाँ हो तुम? मैं बनफ से नफीस तुमसे मुखातिब हूँ। यार अम्मी कह रही हैं मैं कड़ी बनाऊं। उफ, मैं हॉस्टल से क्यों वापस आ गई? वो रुहासी हो रही थी। तुम्हारी हालत ज़ात पर रहम खाते हुए मैं ऊपर आ रही हूँ। अम्मी मुझे इससे भी ऊपर पहुंचा देंगी। उन्होंने सबसे पहले तुम्हारी आमद पर पाबंदी लगाई है। उसने दुहाई दी, तो फिर मैं क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? उसने कतरे पुरसुकून होकर सोफे की पुष्ट से टेक लगाई और कुशन खींचकर गोद में रख लिया। तुम सिर्फ तरकीब समझा दो। जुगनू ने तरकीब समझाई, फिर उठकर किचन में आ गई। बदकिस्मती से जितनी मोहब्बत आगा जी और अब्बी के दरमियान थी, वो मोहब्बत और यगानगत बड़ी अम्मी और अम्मी के दरमियान पैदा न हो सकी। दोनों घरों का किचन अलग हो गया। फूफो का सामान तो एनेक्सी में था, मगर वो खुद यही रहती थी और उनकी दोनों बेटियां अमरीन और समीना भी हमा वक्त यही पाई जाती। जुगनू, अम्मी की फहमाइशी निगाहों ने उसे घूरा। उसने झट दोनों हाथ कानों पर रख लिए। सॉरी अम्मी, वो बस वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। क्या बना रही हैं? गजनी कीमा पुलाव की फरमाइश कर रहा था। वो अम्मी को हटाकर खुद बनाने लगी। अम्मी ने उसे बहुत शुरू से घर के कामों की आदत डाली थी, जबकि ताई अम्मा को अब एहसास हुआ था। तभी जैसे ही सुमेरा हॉस्टल से वापस आती, बड़ी अम्मा शदुमत से उसे घरदारी सिखाने लगती थी और वो उससे कोसों दूर भागती थी। सो हमेशा जुगनू की मदद लेती। पिछली दफा बड़ी अम्मी सुमेरा को कड़ी की तरकीब समझाकर खुद फुप्पो के साथ बातें करने लगी थी, जो सुमेरा की मिन्नतों पर बनाई जुगनू ने थी। अब बड़ी अम्मी उसका टेस्ट लेना चाहती थी। सो थोड़ी देर में उसका फिर से फोन आ गया। तभी अमरीन और समीना आ गई। आहा, कीमा पुलाव। अम्मी जी, पीछे ही खसनी की दुहाई भी सुनाई दी। वो मुस्कुराती हुई सुमेरा से पूछने लगी, कहो भाई, क्या कंडीशन है? मैं बेसन भून रही हूँ। खूब भूनो। खूब भून लिया है। खूब भूनने की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। सुख हो गया लगता है। बड़ी अम्मी के चेहरे जितना सुख करना है। फिर तो नहीं हुआ। उसने मुआयना करने के बाद इत्तला दी। हुक्म सादिर हुआ और भूनो। दूसरी तरफ जरा देर को खामोशी छाई। क्या हुआ? जुगनू ने हैरत से रिसीवर को देखा। भाड़ में जाओ तुम, वो जल गया है। वो रुहासी होकर चीखी और रिसीवर पटक दिया। जुगनू ने फौरन से पेशतर ऊपर दौड़ लगा दी। किचन कैन सामने स्वेटर हाथ में लिए बड़ी अम्मी ऊँग रही थी। रास्ता खिड़की उसने किचन में लैंड किया था, जहाँ जले हुए बेसन पर सुमेरा बे आवाज आठ आठ आंसू बहा रही थी। अहमक, जुगनू ने पतीली सिंक में पटकी और दूसरी देगची उठा ली। जब बेसन भुनने के आखिरी मराहल में था, तभी बड़ी अम्मी की आंख खुली थी। जुगनू, तुम कब आई? अभी, बस अभी बड़ी अम्मी। ये सुमेरा चेक करवा रही थी। उसने ठिठाई से मुस्कुराते हुए चम्मच सुमेरा के हाथ में मुंतकिल किया। सुमेरा को आता है। बड़ी अम्मी वहीं विराजमान हो गई। जुगनू भी उनके पास ही बैठ गई। जरा सी देर में उसकी नाक ने बेसन भुनने की खुशबू महसूस कर ली थी, जबकि सुमेरा मजे से भुने जा रही थी। शायद कम वक्त की नाक बंद है। जुगनू ने इशारे कनायों में उसे बताने की कोशिश की कि अब वो लस्सी डाले। जुगनू का इशारा कुछ ऐसा था कि वो समझी आंच तेज करने का कह रही है। ओह गॉड! जुगनू सर थाम कर बैठ गई। अभी 2 मिनट के बाद दूसरी देगची का भी सत्यानाश होने वाला था। ये तुम्हें क्या हो रहा है? बड़ी अम्मी ने उसकी बेचैनी महसूस करके घूरा। तब वो उठी, जग भर लस्सी देगची में उंडेल कर बरास्ता खिड़की फरार हो गई। अब बड़ी अम्मी ने जो कुछ करना था, सुमेरा के साथ करना था। टोकरी हाथ में पकड़े वो एनेक्सी के सामने लगे लीमू के पेड़ से लीमू तोड़ रही थी। खुली खिड़की में अमरीन बैठी गप्पे हाँक रही थी। यार, एक बारिश हो जाए ना तो जामुनों का रंग निखर आए। जुगनू ने पलट कर जामुनों के पेड़ देखे। बस थोड़े दिनों की बात है। ये इस दफा जरगाम ने बहुत दिन लगा दिए। यूनिवर्सिटी तो बंद हो चुकी। समीना प्लेट में फालसे लेकर आ गई। अमरीन ने उठना चाहा तो फौरन हाथ पीछे कर लिया। खट्टे हैं, बस जरगाम नहीं कि गला बंद होने का खतरा लाहक हो। अमरीन ने मुट्ठी भर फालसे उठा लिए। हाँ तो वो जरगाम, तुम्हें तो मालूम है उसका म्यूजिक का शौक। यहाँ आकर अपनी मौत आप मर जाता है। सो उसकी कोशिश होती है कि ज्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारे। ये म्यूजिक उसका शौक नहीं, जुनून बनता जा रहा है। अमरीन ने फालसे फांकते हुए कहा। वो कहता है अपना एल्बम बनाएगा। जुगनू ने पंजों के बल उचक कर बड़ा सा लीमू तोड़ा। कम ऑन यार, आगा जी को पता चल गया ना तो म्यूजिक का शौक नाक के रास्ते बाहर निकलेगा। समीना ने सर हिलाया। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इतनी अच्छी आवाज है उसकी और म्यूजिक का बहुत सेंस है उसे। वो एक दिन बड़ा सिंगर बनेगा। और वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दोनों एक साथ बोल उठी। जुगनू ने संजीदा नजरों से उन्हें देखा। ऐसे तो मत कहो, तुम्हें पता है ना ये उसका कितना बड़ा ख्वाब है।
नो डियर, हमें नहीं पता, क्योंकि वो अपने सारे ख्वाब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताता है। वो माइल पर शरारत थी। जुगनू झेप गई, फिर लीमू से भरी टोकरी उठाकर अंदर चल दी, ये कहती हुई कि मैं सिकंजबीन बना रही हूँ, पीनी हो तो आओ। लीमू के छिलके संभाल कर रखना, अमरीन पीछे से चिल्ला रही थी। उनका क्या करोगी? समीना ने हैरत से पूछा। तुम्हारे लिए फेस मास्क बनाऊंगी, मुंह पर फिटकार बरस रही है, वो इत्मीनान से बोली। बहती जाए ये नैया, दूर किनारा कहीं मिल जाएगा, बहती जाए ये नैया। उसकी आवाज में बहती नदियों सी रवानी थी। इधर उधर टोलियों में बातें करते लोग भी मुतवज्जा हो गए। ब्लैक जीन्स सफेद टी शर्ट में मलबूस वो नौजवान हाथ में माइक पकड़े बड़े एतमाद के साथ गा रहा था। मुकम्मल आहंग और सुर में उसकी आवाज का जादू हाजरीन को मुकम्मल तौर पर अपनी गिरफ्त में ले रहा था। यार, इसकी आवाज वाकई बहुत खूबसूरत है, हम्माद ने बेख्तियार उसे सराहा। वाकई वो बहुत अच्छा गा रहा है, एक बार फील्ड में आ जाए तो सबके छक्के छुड़ा देगा। रजा ने कहा, इसकी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, फनकार को मीरासी समझने वाली। फहद और रजा हाथ पर हाथ मारकर हंस दिए। ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया है उसने, किस्मत उसके लिए रास्ते खुद खोल देगी। ये हम्माद था, उसका बेस्ट फ्रेंड। लोग वंस मोर के नारे लगा रहे थे। वो माजरत करके मुस्कुराता हुआ उनके दरमियान से निकलकर हम्माद की साइड पर आ गया। हाय गाइस, क्या हो रहा है? उसने दूर से हाथ हिलाया। मध्यम रोशनियां उसके इर्द गिर्द रक्स कर रही थीं। तभी एक चंचल सी लड़की ने उसे रोक लिया। आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, आप टीवी पर क्यों नहीं गाते? आपने कहा है तो अब जरूर गाऊंगा। उसकी शहद रंग आंखों में इर्द गिर्द रक्सा रोशनियों से ज्यादा जगमगाहटें थी। वो लड़की शर्मा सी गई। यार, ये लड़कियां शर्माती हुई किस कदर प्यारी लगती हैं। वो करीब आया तो हम्माद कह रहा था। उसकी आंखों में रोशनियां एक अक्स बनाने लगी। लड़कियां लड़ती झगड़ती भी अच्छी लगती हैं। वो हम्माद के कंधे पर बासु फैला कर बोला था। हम्माद आगही के साथ, जबकि बाकी दोनों लाइलमी से मुस्कुराए थे। आज तो तुमने कमाल कर दिया, सभी कह रहे थे। वो तफाकुर से मुस्कुरा रहा था। चलो कहीं चलते हैं। वो चुपके से फंक्शन से खिसक आए थे। रात का हुस्न देखना हो तो आधी रात की खामोशी में सफर करो, रात आपके साथ चलने लगती है। वो तीनों सुनसान सड़कों पर हाथों में हाथ डाले माई ड्रीम्स कम्स ट्रू गाते रहे। अवाइल अगस्त का अधूरा चांद आसमान के अनबस्त में इस्तादा था। सितारे मधम मधम और हवा ठहरी ठहरी सी थी। सुनो, जब तुम फेमस हो जाओगे, क्या तब भी यूं रात की बाहों में बाहें डाले खुद को गाते हुए सुनोगे? जब वो थक कर सनोबर के दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया, हम्माद ने अचानक पूछा। रात धीरे से मुस्कुराई थी कि उसके अंधेरे सपने में अनगिनत गीतों की पेशकश गूंजने लगी थी, जिन्हें गुनगुनाने वाले फिर कभी यहाँ नहीं आए थे। सरगाम दूर जाते फहद और रजा को हाथ हिलाते हुए मुस्कुराया। गोया तुम्हें यकीन है कि मैं फेमस हो जाऊंगा? हाँ, और मैंने सुना है शोहरत कीमत भी मांगती है। मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ। वो उसके कंधे पर सर टिकाकर मुस्कुराया था, जब हम्माद की निगाहें अधूरे चांद पर जमी थी। हाय हाय, गर्मी है कि मानो आग बरस रही है। छमक छल्लो आगे आगे थी और पीछे पीछे उसका परांदा छनक रहा था। सब रेशमी सूट पसीने पसीने हो रहा था। तुम कहती हो तो मान लेते हैं कि आसमान से आग बरस रही है। तुम जल्दी से चूल्हा भर के हंडिया चढ़ा दो। सुमेरा अपने लिए मोटे मोटे आलू बुखारे अलग करते हुए बोली। पता नहीं इस साल इतनी गर्मी क्यों पड़ी है। वो कालीन पर फसकड़ा मार कर बैठ गई। जहन्नुम का दरवाजा खुल गया है, अमरीन ने कहा तो समीना उसे लताड़ने लगी। तुम भी कोई ढंग का कपड़ा पहना करो, ये रेशमी सूट इस मौसम में पहनने के होते हैं। तो कब पहनूंगी, अभी नई नई तो मेरी शादी हुई है, वो तुनक कर बोली। तभी बड़ी अम्मी आ गई और लगी लताड़ने। चमक छलो तेजी से उठी और झाड़ू उठाकर ऊपर चढ़ गई। जुगनू बोर सी होकर उठ गई। मैं बाग में जा रही हूँ। जाहिर है इस दोपहर में तुम्हारा ही दिमाग खराब हो सकता है, समीना ने मुंह बनाया। हम तो यहाँ बैठकर आलू बुखारे खाएंगे और डाइजेस्ट पढ़ेंगे, सुमेरा ने कहा। फिर अमरीन से पूछने लगी, आज सावन की कौन सी तारीख है? अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? जुगनू सर झटक कर बाग की तरफ निकल आई। कुछ देर नदी के किनारे फूल चुनने के बाद वो सोनू को ढूंढने लगी। सोनू मिला तो उसे गोद में लेकर बैठ गई। सुबह से उसका मूड बिगड़ा हुआ था। सरगाम बेतरह याद आ रहा था। पता नहीं क्यों आ रहा था। आगा जान ने उसे बहुत ढील दे रखी है। सोनू चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसके कान के पास से सब्ज तोता फड़फड़ा कर उड़ गया।
वो लम्हे को खामोश होकर इधर उधर देखने लगी। इस फड़फड़ाहट में उसने कोई और आवाज भी सुनी थी, मगर भरी दोपहर में परिंदों की चहकारें थी जो कभी कभी उभरती थी। वो सर झटक कर सोनू की तरफ देखने लगी। तभी गिटार के मधम सुर फिजा में बिखरे थे। सरगाम सुहेब, उसने होठों को बेआवाज चुम्बिश दी, फिर सोनू को उतार कर भागी। उसकी मखसूस जगह पर वो आंखें बंद किए लेटा था। पांव गिटार के रिदम के साथ हरकत में थे। गिटार सीने पर धरा था। एक बाजू मोड़कर तकिया बनाए और दूसरे हाथ की उंगलियां गिटार के तारों को छू रही थीं। सरगाम, तुम कब आए? वो बेख्तियार घुटनों के बल उसके पास बैठकर पूछने लगी। अंदाज में दारफ्तगी और बेताबी छलक रही थी। सरगाम ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बदस्तूर गाता रहा। तेरे चेहरे पर लिखा है एक उजाला ख्वाबों जैसा, तुझको पढ़ूं तो मुझ पर बरसे रंग गुलाबों जैसा। जुगनू ने जरा सा झुककर बहती नदी में से चुल्लू भर पानी लिया और छपाक से उसके मुंह पर दे मारा। ओह! वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। अब होश ठिकाने आए? ये बताओ, गायब कहाँ थे और आए कब हो? सुमेरा ने तो मुझे नहीं बताया। वो उसके सामने बैठ गई। सरगाम आस्तीन से चेहरा साफ करने लगा। आज सुबह ही आया हूँ। सुमेरा को मना किया था, तुमसे यहाँ मिलना चाहता था। उसने बाकी सवाल गोल किए, फिर एकदम पुरजोश होकर बोला, जुगनू, मैंने एक नई धुन बनाई है, तुम्हें सुनाऊं? हाँ सुनाओ। वो मुस्कुरा दी। उसके जहन में कभी नहीं आया था कि सरगाम ने कभी पहले उसके बारे में नहीं पूछा। वो कैसी है, क्या करती है? शायद पास रिश्ते इन सब से मुबर्रा होते हैं। उसे तो सिर्फ इस बात का इत्मीनान था कि वो उसके लिए इतनी अहम है कि वो अपनी हर नई धुन, नई शायरी सबसे पहले उसे सुनाता था। फिर न जाने कब तक वो दोनों वहीं बैठे नई धुन डिस्कस करते रहे। उसकी बेकरार निगाहें इब्तिहाज फार्म हाउस के बोर्ड पर टिक गईं। दूर दूर तक आमों के दरख्त कतार दर कतार नजर आ रहे थे। वो नदी के छोटे पुल पर खड़ा था और नदी बल खाकर बाग में दाखिल हो रही थी। फिजा में सुकूत था जिसमें खुशगवारियत बहती थी। फिजा में डोलती खुशबुओं में अपनायत सी थी। उसने पुरसुकून होकर अपने पैरों से तवील मुसाफत की गर्द झाड़ी थी। 7 साल का अरसा कम तो नहीं होता। महज तस्वीरों और फोन से ही तो माँ और बहनों के दिल की तस्कीन नहीं हो सकती थी। बाग के पश्चिमी कोने से काली घटा झूम कर उठी थी। उसने हाथ में मुड़ा तोड़ा अखबार सीधा किया। उसकी निकाह तारीख पर जम गई। आज सावन की 4 तारीख थी। उसने एक गहरा सांस खींचकर अपनी मट्टी की खुशबू को महसूस किया। यूं लगा जैसे कच्ची जमीन पर ताजा ताजा हल चलाया गया हो और सौंधी मिट्टी में किसान के पसीने की महक शामिल हो। अपनी जमीन, अपना आसमान, अपना सूरज और अपना सावन, ये 7 बरस क्या मैंने खला में गुजारे हैं? वो मुतहय्यर सा सोच रहा था। एक बेकरार बूंद बादल से हाथ छुड़ाकर जमीन पर आ गिरी थी। उसे इस सफेद घर में होने वाली हलचल याद आने लगी। ताई जान बौखला कर उठती थी। अरे सकीना, जरा भाग कर जाइयो, मैंने अचार की फांकें सूखने को डलवाई थी। अमरीन को धुले हुए कपड़े याद आ जाते। वो सीढ़ियों की तरफ भागती, छोटी ताई चिल्लाती, अरे वो कुर्सियां, वो पलंग। सरगाम ऐसे में हमेशा घर से बाहर खिसकने की कोशिश करता। उसे बरसती बारिश में नदी में डुबकियां खाने में बड़ा मजा आता था, मगर ये सावन के बादल थे, इतना मौका ही कहाँ देते। इधर आए और उधर जल थल कर गए। लड़कियां बेताब होने लगती। कुंवारे बदन बारिश में भीगने को मचलने लगते। जामुन के दरख्त पर पींग पड़ जाती। भीगे आंचल फिजा में लहराकर रंगों की धनक से बिखेर देते। ऊंचा, खूब ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश मन में हलकोरे लेती तो पींग तेज से तेज तर होने लगती, जैसे एक पल को आसमान छू आना हो। सुमेरा को इस मौसम में भीगते हुए फाल से तोड़ना अच्छा लगता। गजनी और खिजर जामुन के पेड़ पर चढ़कर शाखों को हलकोरे देते। जुगनू भाग भाग कर जामुने इकट्ठी करती और लापरवाही से अपने आंचल में जमा करती जाती। मुंह भी चलता रहता। हाथ, होंठ, दांत, दुपट्टा सब जामनी हो जाते। अम्मी डांटती जाती। वो मजे से जामुने खाती रहती। उसके और ज़ग़ाम के दरमियान आम खाने का मुकाबला होता। जुगनू हमेशा ज़ग़ाम का साथ देती और सुमेरा अमरीन उसका। मुकाबला हमेशा वो जीत जाता। जुगनू का मुंह बन जाता। आगा जी और अब्बी आम तलवा तलवा कर बराबर सारे रिश्तेदारों में भिजवाते। गरीब गुरबा का हिस्सा निकाला जाता। किचन में कई खुशबुएं मिलजुल कर बाहर निकलती। कई किस्म के पकवान पकते। बारिश के बाद पिकनिक मनाई जाती। छमक छल्लो स्टील की बड़ी सी बाल्टी में चीनी घोलने लगती। लीमू निचोड़ते निचोड़ते वो सावन के गीत गुनगुनाती। अम्मा मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया, बेटी तेरा बाबा तो बुढ़ा है, बुढ़ा खूसट।
जरगाम उसका रिदम तोड़ देता। वो एक पल को उसे घूरती, फिर बरसती बारिश को देखकर मखमूम हो जाती। इन अमीरजादों के लिए बारिश एक खेल है। उधर अब्बा ने कच्चे कोठे की लिपाई फिर नहीं की होगी। उसका दिल गांव के कच्चे कोठे की टपकती छत में अटक जाता था। स्याह बादल गरजे, फिर तड़प कर बरस गए। वो वहीं खड़ा अपने तन मन को भीगता महसूस करता रहा। बादल, हवा, खुशबू, बारिश और मौसम अज़ल से कायनात के पासी हैं, मगर इन 7 सालों में ये कभी मुझसे मिलने नहीं आए। लगता ही नहीं आज से कभी ये बादल कभी यूं झूम कर आए भी होंगे। ये बारिश कभी बरसी होगी, शायद नहीं। ये मट्टी सिर्फ मेरे लिए महकी है, ये हवा सिर्फ मेरे लिए गुनगुनाती है। उसके अंदर एक सरखुशी का एहसास सर उठाने लगा। कदम एक उमंग के साथ आगे बढ़े थे। आ गया, आ गया, अरे जरा भागो। उफ्ता और खिजा फुप्पो लपक कर अंदर आई। इधर उधर लुढ़की हुई मखलूक में हलचल मच गई। कौन आ गया? अमरीन ने तेजी से इधर उधर हाथ मारकर दुपट्टा ढूंढने की कोशिश की, फिर जो भी हाथ लगा उसे खींच लिया। जवाबन ओ आ हाय की आवाज एक तवातर से उभरी थी। मालूम हुआ दुपट्टा समीना की गर्दन के गिर्द लिपटा था। सुमेरा ने फौरन से पेशतर बाथरूम में दौड़ लगा दी थी कि वो इस वक्त भंगन से पत्थर हुलिये में थी और किसी भी मेहमान को रिसीव करने के लिए कतन नामौजू हुलिये में थी। मगर बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक था। सो नाक टकरा कर वापस आ गई। ये तुम लोगों को हुआ क्या? फुप्पो झुंझलाई। कौन आ गया इस वक्त? सुमेरा ने हाथ मार मार कर अपने बिखरे बालों को समेटने की कोशिश की। बादल आए हैं, बारिश आने वाली है, उठकर बिखरी चीजें समेटो। उन्होंने भिन्ना कर हुक्म सादिर किया। हाय अल्लाह, बादल आ रहे हैं। उन तीनों ने बाहर की तरफ दौड़ लगाई। उफ, ये लड़कियां। पुप्पो ने माथे पर हाथ मारा, फिर जुगनू की तरफ पलटी जो कमरे की बंद खिड़कियां खोल रही थी। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम ही समेट लो। पुप्पो ने कहा तो वो लाड से बोली, चमक छल्लो से कहे ना। जरा सी देर में मालूम हुआ चमक छल्लो जामुन के दरख्त पर पींग डाल रही हैं। आवे का आवा ही बिगड़ा है। पुप्पो बड़बड़ाई, फिर डांट डांट कर अहकामात सादिर करने लगी। इस डांट में बड़ी अम्मी भी शामिल हो गई थीं। ऊदे ऊदे बादल आसमान के एक कोने से उमड़े चले आ रहे थे। बस एक पल में सारा आसमान उनकी गिरफ्त में था। सूरज पर जरा सा स्याह बादलों का पर्दा पड़ा और दिन में शाम का समा हो गया। घंघोर घटाओं ने पल ही में सारा मंजर बदल दिया। किसी को मोहलत ही ना मिली। अमरीन ग्रिल पर डाले कपड़े उतारने ऊपर चढ़ी थी। बड़ी अम्मी जामुन के साय में पड़ा अपना तख्त उठवाने की सही कर रही थी। बस एक पल में बादल गरजे और जमीन की प्यास तड़क गई। हर तरफ जलथल हो गया। वो सब के सब पागलों की तरह खेलने और शोर मचाने लगी। गजनी और खिजर हस्बे मामूल जामुन के दरख्त पर चढ़कर हलकोरे देने लगे। जुगनू ने टोकरी उठाई और जामुने इकट्ठी करने लगी। कोई मुझे झूला दे, चमक छल्लो चीख रही थी। ऊपर गिटार से एक नई धुन उभरने लगी। जुगनू ने सर उठाकर कमरे के बंद दरवाजे को देखा और मुस्कुरा दी। चलो मैं देती हूँ। सुमेरा उसे पींग देने लगी थी तो मुलाजमा, मगर बचपन का साथ था। शादी भी इसी फार्म हाउस के एक मुलाजिम से हुई, सो हमेशा के लिए इसी घर की मकीन हो गई। सुमेरा उसे जोर जोर से पींगे दे रही थी। वो पींग पर खड़ी हो गई। कम बखत गिर जाओगी, अमरीन ने डांटा। ना जी, कभी भी नहीं। वो हवाओं में थी, बड़े यकीन से बोली। वो जिस्म को कभी ढीला छोड़कर कभी अकड़ा कर अब खुद ही पींग पढ़ा रही थी। एक पल में जैसे बादलों को छू आती थी। वो सारी दम बखुद बरसती बारिश में उसके करतब देख रही थी। तौबा, कितनी माहिर है। सुमेरा की आंखें निकल आई थी। मेरा सर चकरा रहा है। डरपोक सी समीना का दिल उसके हर चक्कर पर उछल कर हलक में आ जाता था। मैं नहीं लूंगी झूले। अल्लाह, इतनी महारत उसे तो किसी सर्कस में होना चाहिए। देखो जी, अब और तेज। पींग ऊपर जाती, फिर नीचे आती, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगली बार पींग ऊपर गई, वापस आई तो खाली थी। या इलाही, गजनी, खिजर और उमर आसमान पर, फिर हाय हाय करती चमक छल्लो को जमीन पर दरियाफ्त किया था। हाय मेरी टांग। नहीं, तेज लो और तेज लो। गजनी और खिजर छेड़ रहे थे। वो तीनों उसको घसीट कर अंदर ले गईं। अम्मी और फुप्पो मिलकर पकवान तलने लगी थी। मैं चिकन रोल बनाती हूँ। अमरीन भी उनके साथ मिल गई। हर बंदा एक एक डिश बनाएगा, सुमेरा ने ऐलान किया। गजनी और खिजर ने भिन्ना कर उसे देखा और तुनक कर बोले, क्यों, बंदों का क्या कसूर है? हम तो नहीं बनाएंगे। ओहो, मेरा मतलब है। सुमेरा ने कुछ कहना चाहा। मेरी डिश तो ये है। जुगनू ने जामुनों से भरी टोकरी लहराई। बको नहीं, तुम कीमा बिरयानी बनाओगी। वो तो अम्मी बना रही हैं, जुगनू ने कहा और दो दो सीढ़ियां फलांगती हुई ऊपर आ गई। जगाम,
ये क्या हरकत है, इतने अच्छे मौसम में तुम कमरे में बंद हो। सरगाम ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर से बाहर झांकने लगा। खुली खिड़की में दूर तक फैले खेतों का सरसब्ज मंजर और बरसती बारिश, झूमते दरख्त और उनके दरमियान झांकते कच्चे पक्के मकान, इन बूंदों की छमछम से एक नई धुन कशीद कर रहा हूँ। उसने धीरे से गिटार के तारों पर हाथ मारा। कमरे में सुर से बिखर गए। सरगाम, चलो नीचे, हम तुमसे बहुत से गीत सुनेंगे। नहीं जुगनू, आगा जी को पता चल गया तो वो मुझे गिटार समेत बाहर फेंकवा देंगे। वो धीरे से हंसा। तो कब तक छुपाओगे उनसे? तुम उसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो और आगा जी तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं। जब उन्हें मालूम होगा तो आओ नीचे चलते हैं। वो गिटार अलमारी में बंद करके उसके साथ नीचे आ गया, जहाँ सब के सब ढेर सारे आमों के साथ इंसाफ कर रहे थे, जबकि खिजर उन्हें याद दहानी करवा रहा था। देखो, हम सब इंतहाई महज़्ज़ब और तालीम याफ्ता लोग हैं। मगर कोई भी उसकी बात पर कान नहीं धर रहा था। वो सब हंस रहे थे, आम खा रहे थे और चमक चल्लो से टप्पे सुन रहे थे। वो अपनी जख्मी टांग झुलाते हुए गा रही थी। तभी उसकी निगाह खिड़की से बाहर गई। भीगा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वालिए। तुम्हें कोई और दुपट्टा नहीं मिलता? कासनी दुपट्टा ओढ़े सुमेरा ने धप उसके कंधे पर रसीद की। ओ जी, मेहमान आए हैं। मेहमान? एक बार फिर भगदड़ मच गई। घबराहट में समीना के हाथ से गुठली छूटकर अमरीन की गोद में जा गिरी। सुमेरा आमों वाली टोकरी उठाकर किचन में फरार हो गई थी। जुगनू ने तेजी से छिलके उठाकर टोकरी में डालना चाहे, फिर दरवाजे में खड़े उस शख्स को देखकर जुटाई से मुस्कुराई, फिर छिलके वहीं छोड़कर आमों से सने हाथ पुष्ट पर बांधकर खड़ी हो गई। फसली ने अपने पांव के पास लुढ़क आने वाली गुठली को कमाल महारत से कुर्सी के नीचे किक लगाई थी। क्या मैं भी आप लोगों के साथ शरीक हो सकता हूँ? आने वाले के लबों पर भरपूर मुस्कुराहट जागी। आजर भाई! अमरीन और समीना के मुंह से चीख निकली थी और दूसरे पल वो उसके गले लगी धुआंधार रो रही थी। अरे अब तो मैं आ गया हूँ, उसने प्यार से दोनों के सर थपथपाते हुए अलहदा किया। इसीलिए तो रो रही हैं। जुगनू की जबान फिसली। आजर ने एक पल को नजर उठाकर उसे देखा। सफेद चूड़ीदार पजामे, कुर्ते और बड़े से दुपट्टे में मलबूस, दोनों हाथ पुश्त पर बांधे वो खड़ी थी। होंठों के गोशों में शरीर सा तबस्सुम मचल रहा था। आजर को वो अपनी 7 साल तलाश का हासिल लगी। तुम जुगनू हो ना? हाय, उसने हाथ बढ़ाते हुए बड़े यकीन से कहा। जुगनू ने जरा ठिठक कर उसके बढ़े हुए हाथ को देखा, फिर आमों से सने हाथों के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया था। आजर घर क्या आया, फुप्पो के कदम जमीन पर न टिकते। अमरीन और समीना उड़ी उड़ी फिरती। जी को एक मजबूत सहारा मिल गया, वरना अब तक वो सब कुछ तन्हा ही देख रहे थे। वो पहले स्टडीज के लिए गया था, फिर वहीं जॉब करने लगा, मगर 7 साल बाद ही उकताकर यहाँ भाग आया। वो पहले की निस्बत ज्यादा मैच्योर और समझदार हो गया था। उस दिन वो सभी बाग की सैर को निकल आए। इधर उधर भागते सोनू को जुगनू ने गोद में उठा लिया। सरगाम गिटार के बगैर अधूरा अधूरा सा लग रहा था। एक बात तो बताएं आजर भाई, आप इतने अरसे बाद क्यों लौटे? सुमेरा ने अचानक पूछा। बस नया नया दुनिया देखने का शौक था और मुल्क से बाहर जाने का पहला मौका। सोचा इतनी जल्दी लौट गया तो पाबंद हो जाऊंगा। तो वापस आने का ख्याल कैसे आया? जुगनू ने पूछा। बस ये जो हम जैसे लोग होते हैं, किसानों के बेटे, उनका अपनी मिट्टी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है। उकता गया था, यहाँ की मिट्टी पुकारने लगी तो भाग आया। मध्यम खामोशी में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज के साथ कोयल की कूक भी शामिल हो गई थी। वो जरा खामोश होकर सुनने लगा, फिर मुस्कुरा दिया। ये आवाज मुझे बार बार पुकारती थी, वापस लौट आओ। वो तुम्हारा असल नहीं है और आज लगता है ये सिर्फ मेरे लिए बोल रही है, मुझे खुशामदीद कह रही है। आप यकीन कर लें, ये सिर्फ आपको ही पुकार रही है। समीना ने हंसकर कहा, फिर संजीदा होकर पूछने लगी। आजर भैया, सच सच बताएं, आपने वहाँ शादी तो नहीं कर ली थी? अरे नहीं भाई, जूते खाने थे आगा जी से। वैसे भी कोई आइडियल लड़की मिली ही नहीं। दोनों हाथ पुश्त पर बांधे वो रिलैक्स मूड में चल रहा था। आप भी आइडियलिज्म का शिकार हो गए, जुगनू ने अचानक कहा था। आजर ने यूं ही जरा सा पलट कर उसकी तरफ देखा। तो क्या तुम भी? नहीं भाई, मैं उस पर यकीन नहीं रखती। वो कंधे उचकाकर सोनू के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। हाँ भाई, इसको तो जो है और जैसा है की बुनियाद पर सब कबूल है। अमरीन जरगाम की तरफ देखकर शरारत से हंसी। मतलब? आजम ने छिटक कर पूछा। शरीफ बच्ची है, वालिदैन जहाँ कहेंगे चुपचाप सर झुका देगी। सुमेरा की भी हंसी निकल गई।
अब ऐसी भी मोम की गुड़िया नहीं हूँ। जुगनू चिढ़ गई। अच्छा अगर उन्होंने, अमरीन उसके कान में घुसी जवाबन जुगनू ने एक थप रसीद की थी। सरगाम समेत सभी के होंठों पर एक मायूस सी मुस्कुराहट थी। आजर ने एक नजर सबको देखा, फिर कंधे उचका कर रह गया। वो सब नदी के किनारे पहुंच गए थे, सो दायरा बनाकर बैठ गए। सरगाम, तुम क्या करते हो आजकल? आजर ने कदरे खामोश बैठे सरगाम को देखा। ये आजकल म्यूजिक फरमाते हैं, समीना ने बताया। आजर कुछ ना समझने के अंदाज में उसे देखने लगा। मतलब ये कि इन्हें चलती हवाओं, कोयल की सदाओं, बहते झरनों और बारिश की रिमझिम में सुर बहते सुनाई देते हैं। ये यहाँ कैच करते हैं और गीतों में ढाल देते हैं और आगा जी से डांट भी खा लेते हैं, अमरीन ने बताया। मगर वो इंजीनियरिंग, वो भी पार्ट टाइम जारी है। अमरीन, सरगाम ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। वो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। ये तो ख्वामखा बोले जा रही है। आजर भाई, सरगाम बहुत अच्छा सिंगर है और ये अपना कैसेट बनाना चाहता है, जुगनू ने बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आगा जी सपोर्ट नहीं कर रहे? आजर ने कदरे हैरत से पूछा। आप वतन से बाहर गए थे, आगा जी नहीं। अभी तक तो सब कुछ छुप छुपा कर जारी है। जिस दिन उन्हें खबर हो गई उसी दिन। सरगाम ने गर्दन पर छुरी फिरने का इशारा किया। कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एल्बम आ जाए, लोग तुम्हारी तारीफें करेंगे तो आगा जी भी राजी हो जाएंगे, जुगनू ने गोया तसल्ली दी। सरगाम हंस दिया। सच तो ये है, इस घर में सिर्फ जुगनू मुझे सपोर्ट कर रही है। हत्ता के वो जो मेरा गिटार है उस पर भी आधे पैसे जुगनू से उधार लिए थे, जो ताहाल वापस नहीं हुए। सुमेरा ने लुकमा दिया। मुझे चाहिए भी नहीं है, जुगनू ने कहा। हाँ, एक ही बार वापस लेगी, समीना ने कहा तो वो सब के सब फिर से हंस दिए। जुगनू उन्हें बुरी तरह घूर रही थी। आजर उलझन आमेज अंदाज में उन्हें देखने लगा। एक बार पलट कर देखो, मैं तुम्हारा सावन हूँ, बीता तो लौट आऊंगा, एक आशना मन में जगाऊंगा, तेरे मन को भी महकाऊंगा, जरा अपने मन में झांको, मैं तुम्हारा सावन हूँ। गिटार के तार जरा सा एहताश फैलाते हुए खामोश हो गए। उसकी मधुर आवाज का तिलिस्म धीरे से सारे मंजर पर छा गया था। सुरमई बादल झुके झुके से थे और नदी का पानी ठहरा ठहरा। हवा दम बहुत थी, जैसे किसी गोरी ने सखियों की किलकिल बहती हंसी के दरमियान अपने साजन की पुकार सुन ली हो। वो कुछ लम्हे यूं ही नदी की साकित सतह पर नजरें जमाए बैठा रहा, फिर जरा सा रुख मोड़कर उसे देखा। वो उसे आलम ख्वाब में लगी। कैसा लगा? उसकी आवाज ने गोया सारा तिलिस्म बिखेर कर रख दिया था। वो तवील सांस लेकर सीधी हुई, फिर बेख्तियार सराहते हुए बोली, फंटास्टिक, बहुत खूबसूरत। जुगनू का कहना गोया सनद था। वो तमानियत से मुस्कुराया। जानती हो ये गीत कैसे हुआ? वो यूं ही पीछे को दराज हो गया, दोनों बाजू सर के नीचे रख लिए। गिटार उसके पहलू में प्यारी महबूबा की तरह पड़ा था और निगाहों के सामने घने दरख्तों में से हवा के रथ पे सवार बादल जरा जरा से झलक रहे थे। कभी कभी कोयल तड़प कर कूकती थी। फिजा में आमों की सब्ज खुशबू खुली मिली सी थी। जुगनू ने पूछा नहीं। नदी के किनारे खिले छोटे छोटे खुदरू फूल तोड़ तोड़ कर नदी में बहाती रही। रात अचानक आंख खुली थी। कमरे में अंधेरा था। बाहर बारिश कतरा कतरा बरस रही थी। जिस पल मेरी आंख खुली, मेरे अंदर बस एक एहसास जागा था। मैं तुमसे दूर हूँ, बहुत दूर। शायद कोई ख्वाब देखा था मैंने। मुझे लगा तुम मुझे पुकारती हो। मेरा दिल चाहा मैं भाग कर जाऊं और तुम्हारे कमरे में तुम्हारी मौजूदगी का यकीन करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। वो ठहर ठहर कर बोल रहा था, जैसे उसी कैफियत को फिर से अपने अंदर उतरता महसूस कर रहा हो। जुगनू मुतहैयर और गुमसुम सी सुन रही थी। उस पल मेरी कैफियत बहुत अजीब सी थी। मैं रोना चाहता था मगर रो नहीं सकता था। मर्द था ना, एक लड़की के लिए रोता अच्छा लगता। वो अजीब सी हंसी हंसा। जुगनू ने पलट कर कदरे खफकी से उसे देखा। वो न जाने किस सोच में खो गया था। ये खो देने का एहसास बहुत अजियतनाक था, बहुत। वो इस असियत को असरे नौ महसूस करते हुए बोला, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मैं उठ बैठा और कतरा कतरा गिरती बूंदों से धुन कशीद करने लगा। फिर मैंने ये गीत लिखा तुम्हारे लिए। जुगनू, वो एकदम से उठ बैठा। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उसकी बेताब निगाहें जुगनू का चेहरा खोज रही थी। वो जरा सा मुस्कुराई। मोहब्बत कभी भी लफ्जों की बेसाखियां इस्तेमाल नहीं करती सरगाम। मैं जानती हूँ, मैं असल से जानती हूँ। और तुम?
पागल हो। वो दोनों हाथों से कपड़े झाड़ती हुई खड़ी हो गई। हाँ, रात तो मुझे भी शक हुआ था। भूल जाओ रात को, हमारे दरमियान कोई खौफ नहीं होना चाहिए और मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। हमारी तकदीर का फैसला भी यही होगा। वो दोनों पुरयकीन अंदाज में मुस्कुराए थे। हवा छिटक कर उन्हें देखने लगी। वक्त के लबों पर मुबहम सी मुस्कुराहट थी। ये मोहब्बत हमेशा खुशगुमान क्यों होती है? खुशगवार शाम के साए जामुन के दरख्त से लिपटे थे। उफक के किनारों से शफक फूट रही थी। आसमान की बेकरार वुसअतें परिंदों की बोलियों और परों की फड़फड़ाहटों से भर गई थीं। अमरीन और समीना आंगन की तरफ खुलने वाली खिड़की खोले किचन में मसरूफ थीं। सुमेरा अभी अभी बड़ी अम्मी से ढेर सारी डांट खाकर जागी थी और अब कसलमंदी से कॉरिडोर में धरी कुर्सी पर नीम दराज थी। जुगनू क्यारियों में से पुदीना चुन रही थी कि आगा जी के लिए चटनी बनानी थी। चम्मक छल्लो आजर के लिए सिकंजबीन बना रही थी और वो बड़े बड़े पायों वाली नवाड़ी पलंग पर दोनों हाथ सीने पर बांधे फुप्पो की गोद में सर रखे लेटा था और कभी कभी उचटती सी नजर पुदीना तोड़ती जुगनू पर डाल लेता था, जो न जाने किस सोच में मगन सी कभी उठती कभी झुकती। हमेशा की तरह सफेद पजामे और ऑरेंज कढ़ाई वाले कुर्ते दुपट्टे में मलबूस सबसे मुनफरिद लग रही थी। बाएं कलाई में 6 ऑरेंज चूड़ियां बाहर दिखा रही थीं। तभी बड़ी अम्मी बड़बड़ाती हुई आ गईं। मैं क्या करूं इस लड़के का? किस लड़के का? आजर उठ बैठा। वो सर पकड़कर फुप्पो के पास ढेर हो गईं। ये जरगाम पता नहीं किन चक्करों में रहता है। घर को हॉस्टल और हॉस्टल को घर समझ रखा है। वो तपी हुई थीं। जुगनू ने मुस्कुराते हुए पलट कर उन्हें देखा और फिर से मसरूफ हो गई। मगर वो है कहाँ? सुबह से नजर ही नहीं आया। आजर ने पूछा। चला गया है हॉस्टल, बगैर बताए। चुपके से खिसक गया। ये जुगनू को बता के गया था कि बाद में बता देना। अब मैं उसके आगा जी को क्या जवाब दूंगी? वो भी महज इत्तेफाक था। जब जुगनू उसे नाश्ते के लिए बुलाने गई तो वो सामान पैक कर रहा था। ये क्या हो रहा है? हैरत बजा थी। दंगल, तुम जा कहाँ रहे हो? हॉस्टल। दिमाग खराब हो गया है? उसने भिन्नाकर फतवा जारी किया। वो जुगनू की हालत देखकर हंस दिया। शर्ट गोल मोल करके बैग में ठूंसने की कोशिश करने लगा। मजबूरी है, मैं यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और इस वक्त वैसे भी आका जी की तवज्जो आजर की तरफ ज्यादा है। मैं आराम से वहाँ कुछ म्यूजिक पर काम कर लूंगा। दिमाग खराब है? आगा जी ने पूछा तो क्या जवाब देंगे? यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम्स नजदीक हैं। उसने गिटार पर कवर चढ़ाते हुए आराम से कहा। वैसे भी उन्हें अम्मी राम कर लेंगी। तुमने उनको बताया है? वो बैग कंधे पर चढ़ाकर दूसरे हाथ में गिटार संभालते हुए उसके करीब रुका। उन्हें तुम बताओगी, वो मजे से बोला, मेरे जाने के बाद, वरना वो मुझे रोक लेंगी। तुम बिल्कुल पागल हो, वो भिन्ना कर बोली। हाँ, मगर तुम्हारा। वो जरा सा झुक कर बोला। जुगनू सटपटा कर कुछ भी न कह पाई और वो साइड से निकलता चला गया। और अब बड़ी अम्मी परेशान थीं कि आगा जी को क्या बताएंगी और वो उससे बेखबर कोई नया गीत तख्लीक कर रहा होगा। जुगनू ने सर झटक कर सोचा और बड़ी अम्मी अपना गुस्सा आजर के सामने निकाल रही थी। सब जानती हूँ उसकी पढ़ाइयों को। वो निगोड़ा गिटार कंधे से उतरे तो किताब नजर आए। हर पल तो गाने सूझते हैं, किसी मीरासी की औलाद ना हो तो। जुगनू मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी। आजर ने बमुश्किल मुस्कुराहट का गला घोंटा। अम्मी और फुप्पो उन्हें तसल्लियां देने लगी। किसी दिन बाप के हत्थे चढ़ गया तो नाक के रास्ते निकलेंगे सारे गाने। वो हद दर्जे गुस्से में थी। बड़ी अम्मी, जरा सोचें तो, जब जरगाम भाई टीवी पर आएंगे तो कितना मजा आएगा। कुर्सी पर ऊँघती सुमेरा उनकी आवाज पर होशियार हुई। रहने दो, टीवी पर बंदरों की तरह उछल उछल कर गाने गाएगा, मीरासियों वाले कपड़े पहनेगा और खानदान भर में नाक कटवाएगा। उन्होंने टीवी पर शायद अली अजमत का गाना सुन लिया था। बड़ी अम्मी, वो वैसे नहीं गाता, बहुत सोबर तरीके से गाता है। जुगनू ने वजाहत की। अब रहने भी दो, तुम ही लोगों ने उसे सर पर चढ़ाया है। अरे कुछ करना है तो बाप के साथ हाथ बटाए। वो तन्हा क्या क्या देखें। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई और हम अभी तक। सुमेरा बड़बड़ाई। वो चमक कर बोली। दुनिया कहीं नहीं गई, अपने अपने घरों में बैठी है। एक हमारे बच्चे को आफत आ गई है। कोई चारा ना देखकर जुगनू ने पुदीना उठाया और किचन में चली गई। आजर ने एक बाजू उनके कंधे पर फैलाया और तसल्लियां देने लगा। फिक्र क्यों करती हैं? आगा जी अकेले तो नहीं हैं, मैं हूं ना उनके पास, सब संभाल लूंगा। जरगाम को गए बहुत दिन गुजर गए थे। बस एक ही बार उसका फोन आया था।
वो बुरी तरह अपनी एल्बम में गुम था। इन्हीं दिनों सुमेरा का प्रपोजल आया। अमरीन के मंगेतर को जॉब मिली तो वो लोग शादी का तकाजा करने लगे। आगा जी किसी काम से लाहौर गए तो वहीं से जरगाम से मिलने हॉस्टल चले गए और वहां उन्होंने जरगाम के कमरे में इंस्ट्रूमेंट्स पड़े देखे। जरगाम खुद उन्हें अपने सामने देखकर हवास पाख्ता हो गया। आगा जी आग बगुला हो गए। इंस्ट्रूमेंट्स को तो टूटना ही था, उसके दोस्तों की भी ठीक ठाक बेइज्जती की और उसे लेकर घर आ गए। घर में गोया कयामत आ गई थी। सब लड़कियां अपने अपने कमरे में दुबक गईं। उन्होंने जरगाम के साथ साथ ताई अम्मी को भी रगेद डाला कि वो बेटे के करतूतों पर पर्दा डालती रही थी। जरगाम ने कुछ बोलना चाहा तो खिजर और गजनी उसको खींच ले गए। उस वक्त उसका बोलना कयामत को दावत देने के बराबर था। आजर ने बमुश्किल आगा जी को ठंडा किया, मगर उन्होंने साफ कह दिया वो अपनी खानदानी शराफत और नजाबत पर यह धब्बा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर जरगाम को यही सब करना है तो बस खत्म समझे अपनी पढ़ाई और मेरे साथ जमीनें संभाले। ये नामुमकिन है। जरगाम को ताव आ गया। चुप करके बैठो, इसी दिन के लिए तो डरती थी मैं। बड़ी अम्मी थर थर कांप रही थी। उसे बुरी तरह झड़क दिया। तुमने करना ही था तो कोई ढंग का काम ढूंढ लेते। अम्मी ने सर पर हाथ मारकर गोया उसकी अक्ल पर मातम किया था। इसमें क्या बुराई है? चोरी नहीं करता हूँ, डाका नहीं डाल रहा, फकत एक गाना ही तो गा रहा हूँ। वो तुनक कर बोला, लो मिरासियों वाला काम। फुप्पो बड़बड़ाई, कुछ भी हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ओफो, कम से कम इस वक्त तो चुप कर जाओ। आगा जी का गुस्सा ठंडा होगा तो फिर कुछ सोचेंगे। जुगनू झिंझला कर बोली, बस तुम इतने दिन तक कहीं नहीं जाओ। वो धप धप करता अपने कमरे में चला गया। अगले कई दिन तक घर में टेंशन रही। आगा जी तो जरगाम की शक्ल नहीं देखना चाहते थे, कम से कम तब तक जब तक उसके दिमाग से ये मीरासियों और भांडों वाला शौक उतर नहीं जाना था। ख्वाहिश के लिए मुझे उसके हाथ पांव क्यों ना तोड़ने पड़े। उन्होंने बाबा से बुलंद ऐलान किया था। हाँ, ऐसा ही आसान है ना। वो अपने कमरे में तनतनाता रहा, फिर पुरअज़्म लहजे में बोला था, हाँ तोड़ दे हाथ पांव, गाना तो मैंने जबान से है। आखिर मैं कब तक यूं घर में बैठा रहूं? आप बात करें आगा जी से। जरगाम हद दर्जे झंझलाए हुए लहजे में माँ से मुखातिब था। बस तुम चुप ही रहो। वो हद दर्जे बेजार बैठी थी। क्यों चुप रहूं? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ आपके साथ। वो तड़क कर बोला, तो फिर मैं क्या करूं? बेटा है तो मुझे आंखें दिखा रहा है, उधर बाप है तो मुझ पर इल्जाम धर रहा है। उनकी जान अलग अजाब में थी। बेटा छोड़ो, तुम क्या रखा है इन कामों में? अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, फिर हम तुम्हारी शादी कर देंगे। फुप्पो ने गोया उसे लालच दिया। जरगाम ने एक नजर चुप बैठी जुगनू पर डाली। वो चुप थी क्योंकि जानती थी कि जरगाम म्यूजिक नहीं छोड़ेगा। सॉरी, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर आपको आगा जी से बात नहीं करनी तो मत करें, मैं खुद कर लूंगा। वो झटके से उठकर अंदर चला गया। अब ये नया फसाद बर्पा करेगा। बड़ी अम्मी सर थाम कर रह गईं। कितना दिल चाहता है हमारे भाई भी टीवी पर नजर आए, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए उनके आगे पीछे फिरें। अमरीन, वो अबरारुल हक से ज्यादा अच्छा गा लेते हैं ना? सुमेरा ने अमरीन से तस्दीक चाही। हाँ तो और क्या, उसने झट मोहर लगा दी। एक तो इन लड़कियों को अबरारुल हक के सिवा कुछ नहीं सूझता। फुप्पो बेजार होकर उठी। जब उसका गाना आता है तो सबसे पहले तो आप ही टीवी के सामने विराजमान होती हैं, सुमेरा ने मासूमियत से कहा था। जवाबन जो कुछ उसे सुनना पड़ा कि वो तो वो, बाकी सब भी वहां से खिसक ली। मैं सुबह जाऊं आगा जी? जरगाम का अंदाज मुअत्तब था। सबके दिल थक से रह गए। कहाँ? आगा ने आम से लहजे में पूछा था। हॉस्टल। उसने मदद तलब निगाहों से माँ की तरफ देखा। इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। उन्होंने डरते डरते लुकमा दिया। जो पढ़ाई पहले कर रहा था उस पढ़ाई का? उनका लहजा गहरा तंज लिए हुए था। आजर ने एक नजर लब काटते जरगाम पर डाली, फिर बात टालने वाले अंदाज में बोला था, जाने देना आगा जी, अब नहीं करेगा। जरगाम ने तड़प कर उसे देखा। आजर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। जरगाम ने एक नजर आगा जी के चेहरे पर डाली, फिर दोनों हाथ टेबल के किनारे टिका कर आहिस्तगी से खड़ा हो गया। मैं म्यूजिक नहीं छोड़ सकता आगा जी। घर छोड़ सकते हो? आगा जी का लहजा पुरसुकून था। जरगाम ने बेयकीनी से उन्हें देखा, फिर झटके से पलटकर वापस निकल गया। ये क्या किया आपने? बड़ी अम्मी ने दुहाई दी, इसे समझा दो। अगर इसे इस घर में रहना है तो ये शौक छोड़ना पड़ेगा। लोग बातें बनाते हैं, अब हमारे लड़के भांडों की तरह महफिलों में गाएंगे। वो गजबनाक लहजे में बोले थे। अगले दिन जुगनू उसे नाश्ते के लिए बुलाने गई तो कमरा खाली था। हर चीज यूं ही पड़ी थी, बस एक गिटार गायब था। वो चला गया था चुपचाप। वो क्या गया, दरो दीवार को एक नामालूम से सन्नाटे ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। कितने दिन गुजर गए थे और उसकी कोई खैर खबर नहीं आई थी।
आगा जी उसकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत पर बहुत गुस्से में थे। आ जाएगा थक्के खाकर। बड़ी अम्मी छुप कर रोती तो फूफो की पलकें भी नम हो जाती। उन्होंने बेटे की जुदाई का दुख सहा था। अम्मी उनको तसल्लियां देती और रात गए तक नवाफिल पढ़कर दुआ करती। जरगाम के साथ उनकी बेटी का मुस्तकबिल वाबस्ता था। मैं उसे ढूंढ लाता हूँ, आजर भाई ने कहा था। हरगिज नहीं, आगा जी गरजे थे। उसके होश ठिकाने आने दो। उन्होंने बड़ी अम्मी की मुल्तजी निगाहें नजरअंदाज कर दी। फिजर, गसनी, अमरीन, समीना सब उसे बहुत याद करते। सुमेरा का तो वो भाई था। वो छुप छुप कर रोती और उसकी कामयाबी की दुआएं मांगती। छमक छल्लो आहें भरा करती। अब मैं बार बार किसकी फरमाइश पर सिकंजवीन बनाया करूंगी। वो कितना चिढ़ती थी उसकी यूं बार बार फरमाइश करने पर। उन सब के दिलों में खौफ सा कुंडली मारे बैठा था। अगर वो ना लौटा तो सब जानते थे वो कितना जिद्दी है, आगा जी का सही जानशीन। जुगनू गुमसुम थी। उसे यकीन था वो आएगा, मगर तब जब सब कुछ उसके कदमों में होगा। वो अब कभी भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। मगर वो यहाँ से खाली हाथ गया था। जुगनू ने खजर के जरिए चुपके से पता करवाया था वो हॉस्टल नहीं गया था। कहाँ धक्के खा रहे हो जरगाम, तुम्हारे पास तो एक वक्त के खाने के पैसे भी नहीं थे। फोन की हर हर बैल पर उनके दिल धड़क धड़क जाते। हर हर आहट पर उसका गुमान होता। क्या पता लौट ही आया हो। मगर हर निगाह रद्द होकर मुस्तरद होकर पलट आती। आप कितने आराम से बैठे हैं आजर भाई। उस दिन न जाने क्यों वो आजर भाई से उलझ पड़ी थी। वो अभी अभी आगा जी के किसी काम से वापस लौटा था और उस वक्त रिलैक्स मूड में सोफे पर नीम दराज टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था। कदरे हैरत से उसे देखने लगा जो ग्रीन लॉन के कुर्ते दुपट्टे में मलबूस उलझी उलझी से दोनों हाथ मसलती हुई शिकवा कुना नजरों से उसे देख रही थी। क्या हुआ जुगनू, आप जरगाम को ढूंढते क्यों नहीं? वो कोई बच्चा तो नहीं जो खो गया हो, अपनी मर्जी से गया है, उसने इत्मीनान से कहा। जुगनू बेबसी से लब काटने लगी। फिर भी मगर मैं उसे क्यों ढूंढूं? वो जुगनू की बात काट कर बोला। जुगनू ने तहय्युर से उसे देखा। जब वो यहाँ था तो पूरा घर एक टेंशन में था, अब सुख में तो अब भी नहीं है। वो बरजस्ता बोली। आजर ने उसे देखा, फिर सीधा होकर रिमोट कंट्रोल उंगलियों में घुमाते हुए आम से लहजे में पूछने लगा, तुम क्यों इतनी परेशान हो? तो क्या बहुत खुश हूँ? वो मेरा कजन है और उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जुगनू तुनक कर बोली। न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। घर छोड़कर जाने का फैसला उसका अपना था। उसने गोया याद दहानी कराई। जुगनू की निगाहों में बेयकीनी की लहर उभरी। वो हौले हौले सर झटकते हुए बोली थी, पता नहीं क्यों आजर भाई, मुझे लगता है आप जरगाम के जाने पर खुश हुए हैं। कुछ ऐसा नाखुश भी नहीं हूँ, वो कठोर लहजे में परजस्ता बोला था। जुगनू कुछ लम्हे उस पर नजरें जमाए खड़ी रही, फिर तेजी से बाहर निकल गई, जबकि उसने छिंछलाकर रिमोट कंट्रोल सोफे पर दे मारा था। वो कब से कदरे नीम तारीख कोशे में खड़ा मुकाए नूर बने लॉन को देखते हुए सोच रहा था अंदर जाए या नहीं। उसके करीब ही गाड़ियां रुकती थी और खुशबुओं में बसे मेहमान अंदर जा रहे थे। छोटी सी आबशार के बहते पानियों में सतरंगी रोशनियां छिलमिला रही थीं। उनके पास खड़े फहद और रजा आने वाले मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। सरगाम को खबर नहीं थी आज उनके घर कोई फंक्शन था। वो कई दिनों से हॉस्टल नहीं गया था। अगर वहां होता तो जरूर वो लोग उसे भी इनवाइट करते। तभी रजा किसी मेहमान को रिसीव करने इस तरफ आया था। गाड़ी की हेडलाइट सीधी सरगाम पर पड़ी। अरे सरगाम तुम! वो लपक कर उसके करीब आया और गर्मजोशी से उससे मिलने लगा। कहाँ गायब थे यार इतने दिनों से? मगर अच्छा हुआ ऐन वक्त पर आए हो। पापा ने बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की है, एक जबरदस्त सा गीत हो जाए। मैंने बहुत तारीफ की है तुम्हारी, मगर तुम यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर क्यों नहीं आए? वो बोलता चला गया। रजा, सरगाम ने कुछ कहना चाहा, तभी रजा की नजर उसके हुलिये पर पड़ी। वो आम से घरेलू शलवार कमीज में मलबूस था। ये तुमने हुलिया क्या बनाया है यार? इतने बड़े बड़े लोग आए हैं यहाँ। अच्छा चलो बैक साइड से चलते हैं, तुम कोई मेरा ड्रेस पहन लो। एक ही रात ने कल और आज के जरगाम में फर्क डाल दिया था। नहीं रजा, मैं तो यहाँ सिर्फ हम्माद का पूछने आया था। सरगाम ने यूं ही बात बनाई, वरना वो अच्छी तरह जानता था हम्माद अपने छोटे से कमरे में पंखा चलाए आधी नींद ले चुका होगा। नहीं, वो यहाँ तो नहीं है। रजा ने कतरे हैरत से उसे देखा। तुम्हें तो मालूम है वो इस किस्म के फंक्शंस में नहीं आता। वो ही क्लास कॉम्प्लेक्स। हालांकि ओके मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। वो उसकी बात काटते हुए बोला। अरे वो गाना! रजा कब से चिल्लाया। सरगाम ने यूं ही हाथ हिला दिया और चक्कर काट कर सड़क की तरफ निकल गया। चांदनी चटक रही थी, फिजा में फूलों की महक बसी थी। इक्का दुक्का गाड़ी सड़क पर कभी कभी जन से निकल जाती।
वो यूं ही चलता रहा। उसका कुल असासा उसके दाएं कंधे पर लटक रहा था। उसका महबूब, उसका गिटार, उसके कदम बेसिमत रास्तों पर भटक रहे थे। माजी से हाथ छुड़ा कर आया था और मुस्तकबिल की कुछ खबर न थी, मगर वो नाउम्मीद नहीं था। अभी हौसले जवान थे। मंजिल पर निगाह थी और मन में कुछ बनने की लगन करवटें ले रही थी। फिर यूं ही चलते चलते पांव से थकन लिपटने लगी। नींद और भूख वजूद पर हावी होने लगी थी। उसने दरख्त से टेक लगाकर गिटार कंधे से उतारकर हाथ में ले लिया। दूर कोई शख्स धीमे कदमों से रात की तारीकी में मालूम हो रहा था। उसका साया पोल की रोशनी में तिरछा होकर सड़क पर लरस रहा था। तभी जरगाम की नजर फटक कर फोन बूथ पर पड़ी। सब लोग क्या कर रहे होंगे? उसने एक लम्हे को उन सब की सरगर्मियां याद की। आहा जी शदीद गुस्से में करवटें बदल रहे होंगे। अम्मी शायद रो रही हों। एक लम्हे को उसके दिल में मलाल सा उभरा। फिर उसने सर झटक दिया। सुमेरा बहुत उदास रही होगी और इस वक्त सो गई होगी। और जुगनू जुगनू क्या कर रही होगी? उसने सोचा, बहुत खफा होगी। आज पहली बार मैं उसे बगैर बताए आया हूँ। जरगाम का हाथ आहिस्तगी से अपनी जेब में रेंग गया। उसकी जेब में चंद ही रुपए थे। उसने पलटकर इस तारीकी में गुम होते शख्स को देखा और इससे कबल के वो मुकम्मल तौर पर तारीकी का हिस्सा बन जाता, वो गिटार समेत उसके पीछे भागा। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपके पास कुछ सिक्के होंगे? उसने गुस्से भरी निगाह जरगाम पर डाली, मगर कुछ सिक्के निकाल कर उसकी हथेली पर धरे और चल दिया। जरगाम ने 2 कदम आगे बढ़कर रुपया उसकी शर्ट में ठूसे और उसके दोनों कंधों पर दबाव डालकर गर्मजोशी से मुस्कुराया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नंबर डायल करते हुए उसने जेर लब दुआ मांगी थी और दूसरी बेल पे ही उसकी आवाज सुनाई दी। वो खामोश ही रहा। जुगनू कुछ लम्हे हेलो हेलो करती रही, फिर एकदम खामोश हो गई। जरगाम, उसकी सरगोशी उभरी। मुझे मालूम था तुम पहचान जाओगी। तुम हो कहाँ? जरगाम ने एक लम्हे को पिछले पहर के सन्नाटे में भीगी खामोश सड़क, चुप खड़े दरख्तों, पूरे चांद और फिर पोल की जर्द रोशनी में बैठी सफेद लावर सी बिल्ली को देखा और हंस दिया। जरगाम, प्लीज घर आ जाओ, हम सब बहुत परेशान हैं। मुझे मालूम है, वो आहिस्तगी से बोला। तो फिर क्यों सता रहे हो? जुगनू की आवाज भीग गई। तुम जानती हो जुगनू, म्यूजिक मेरी अवलीन चाहत है। और मैं? जुगनू ने अचानक पूछा। तुम? वो एक लम्हे को यूं सोच में डूबा जैसे फैसला न कर पा रहा हो। फिर धीमे लहजे में बोला, जुगनू, अगर मैं कभी लौटा तो वजह सिर्फ तुम होगी, मगर मैं वापस तभी आऊंगा जब मैं आगा जी के नाम से नहीं, आगा जान मेरे नाम से पहचाने जाएं। तुम बहुत खुदगर्ज हो गए हो। तुमने उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। बड़ी अम्मी और सुमेरा क्या करेंगी तुम्हारे बगैर? और आगा जी, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। जरगाम, वो लाइन कट गई थी। जरगाम ने थके थके अंदाज में रिसीवर वापस रखा और फिर बहुत सोचकर वो हम्माद की तरफ आया था। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद हम्माद बाहर आया था। उसे इस वक्त देखकर भौंचका रह गया। मैं घर छोड़ आया हूँ। क्यों? हम्माद की सारी नींद उड़नछू हो गई। क्या ये मुमकिन है तुम इस वक्त कुछ ना पूछो? हाँ हाँ, तुम अंदर आओ। छोटे से कमरे में एक पलंग था। हम्माद कुछ शर्मिंदा सा हो गया। तुम यहाँ सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। उसने तेजी से एक खेस झाड़ कर नीचे बिछाया और अपना तकिया खींच कर नीचे रखा। तो जरगाम जूते उतार कर खेस पर बैठ गया। तुम ऊपर सो जाओ, मैं यहाँ ठीक हूँ। नहीं जरगाम, अच्छा नहीं लगता, प्लीज। वो मुतजब्जब सा उसे देखने लगा, मगर वो बेतकल्लुफी से तरास हो गया था। तुमने खाना खाया? जरगाम ने खाना नहीं खाया था, मगर वो इस वक्त हम्माद को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, सो इस बात में सर हिला दिया। हम्माद ने दराज खोलकर बिस्किट का पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। फिर भी अगर भूख हो तो ये खा लेना। जरगाम ने चुपचाप पैकेट थाम लिया था। वो उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आया था। सुमेरा ने उसे बताया था कि वो उसे बाग में मिलेगी। वो नरम मखमली घास पर बैठी, दोनों हाथ गोद में धरे, नदी किनारे आगे खुदरू फूलों पर उड़ती तितलियों को देख रही थी। मुझे पता चला था जब तुम कहीं नहीं होती हो तो यहाँ होती हो। आजर ने उसके पास बैठते हुए शगुफ्तगी से कहा। जुगनू ने एक बेमानी सी निगाह उस पर डाली और फिर से तितलियां गिरने लगी। आजर ने संजीदगी से उसका चेहरा खोजा जो खफगी का उन्मान बना हुआ था। तुम खफा हो मुझसे? मैं किसी से खफा नहीं हूँ। मुझसे हो? उसने यकीन से कहा तो वो खड़ी हो गई। जुगनू प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं था। वो बेबसी से बोल उठा। जुगनू ने पुश्त पर हाथ बांध कर संजीदा नजरों से उसे देखा। आजर की निगाहों की जद में स्याह स्ट्रैप वाली सादा सी चप्पल में मुकीद गुलाबी पांव थे। वो आज भी सफेद चूड़ीदार पजामे, पिंक कढ़ाई वाले कुर्ते, पीला दुपट्टा मफलर की तरह गले में आगे की सिमट डाले
खड़ी थी, स्याह बाल बैंड की कैद में थे, मेकअप से मुबर्रा चेहरे पर संजीदगी, खफकी और मतानत थी। आजर को वो हमेशा की तरह सबसे मुनफरिद और अनोखी सी लगी। मैं जानती हूँ आपका क्या मतलब था। आप चाहते हैं कि वो यहाँ से चला गया है तो हम उसे याद भी ना करें, उसकी बात ना करें, उसे सोचें भी नहीं। वो साफ और धीमे लहजे में बोल रही थी। लेकिन आजर साहब, वो यहाँ से खफा होकर गया है और बहुत मजबूर होकर। कभी कभी इंसान का शौक उसका जुनून बन जाता है। मैं जानती हूँ, म्यूजिक उसकी जिंदगी है, दरिया की तरह बहती है मौसीकी उसके अंदर, जिसमें वक्फे वक्फे से लहरें उठती हैं। उससे ये छिन गया तो वो अधूरा रह जाएगा। और फिर आजर साहब, वो हमारा डियर कजिन है, हम उसके बारे में बात भी करेंगे, उसकी बातें भी करेंगे, उसे सोचेंगे भी और उसकी वापसी की दुआएं भी करेंगे। वो एक लम्हे को खामोश होकर फिर से बोली, और अगर हो सका तो उसे ढूंढेंगे भी। जुगनू, वो मेरा भी कजिन था, मुझे भी बहुत अजीज था? उसने अचानक पूछा। आजर गड़बड़ा सा गया। जुगनू के लबों को इस्तेज़ाइया सी मुस्कुराहट ने छुआ। कम से कम आजर को तो वो मुस्कुराहट इस्तेज़ाइया ही लगी थी। चंद लम्हे खामोश उस मुस्कुराहट को देखता रहा, फिर खड़ा हो गया। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, रहने दें। क्यों? मैं जानती हूँ अब वो यूं वापस नहीं आएगा। उसे रात उसका आने वाला फोन याद आ गया। आजर ने उससे ये नहीं पूछा सरगाम से मुताल्लिक हर बात इतने यकीन से क्यों कहती है। वो दोनों साथ साथ ही घर लौटे थे। बड़ी अम्मी गुमसुम से बैठी थी। उसे गए अभी बस 2 दिन हुए हैं और इस घर की फिजा ही बदल गई। आजर ने तहय्युर से सोचा। जुगनू बड़ी अम्मी के पास बैठकर दोनों बाजू उनके गले में हमायल करके तसल्लियां देने लगी। पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होगा। ताई अम्मा का इकलौता बेटा, उनका दिल किसी सूरत नहीं संभल रहा था। बाप बेटे ने इज्जत और अना का मसला बना लिया है। पता नहीं कहाँ धक्के खा रहा होगा। बड़ी अम्मा, आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है। रात को उसका फोन आया था। जुगनू का ख्याल था वो नहीं बताए कि जरगाम ने कब उसे कोई ढंग की बात बताई थी, मगर अब उसकी खैरियत से मुतला करना जरूरी हो गया था। कब? बड़ी अम्मी उछल पड़ी। अंदर आता आजर भी पलटकर उसे देखने लगा। बहुत रात गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो टीवी खोले बैठी थी। वो कहाँ है? सुमेरा बेताब हुई। ये तो उसने नहीं बताया। जुगनू की आवाज मथम हुई, फिर जल्दी से बोली, मगर वो बिल्कुल ठीक है, अपने किसी दोस्त के पास है। उसने बात बनाई। आ कब रहा है? आ जाएगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? अब तो कुछ करके ही आएगा और बहुत जल्द आएगा। अब आप उठें और खाना खाएं। मुझे यकीन है आपने खाना नहीं खाया। वो उन्हें उठाकर किचन में ले गई, जबकि आजर न जाने वहां खड़ा क्या सोचता रहा था। तुमने क्या सोचा है जरगाम? बाहर धूप पूरी तरह फैल गई थी। खिड़की के अध खुले पट में से गुजरकर फर्श पर रास्ता सा खींच गई थी, जिसमें धूल के जर्रे चमक रहे थे। वो दोनों फर्श पर आमने सामने बैठे चाय में रस डुबोकर खा रहे थे। हम्माद का तो ये मामूल था, मगर जरगाम को ये नाश्ता कुछ पसंद नहीं आया था, सो उसके अंदाज में बदली थी। एक ही रस खाकर उसने हाथ खींच लिया और चाय की चुस्कियां लेने लगा। आज जुम्मा है, घर में हलवा पूरी बनी होगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस ये कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो एक तवील सांस लेकर सीधा हुआ। रजा और जिया? नहीं यार, वो मेरी मदद तो करेंगे, मगर मुझे उनसे मदद नहीं लेनी। सरगाम ने तेजी से उसकी बात काटी। हाँ, तुम अगर कुछ दिन मुझे यहाँ रख सको तो मुझसे मदद लेना मंजूर है। हम्माद मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारी बात और है। उसने कुछ खामोशी के बाद जवाब दिया। मेरी बात और है, हम्माद ने जेरे लब कहा, फिर हंस दिया। तो जाने मन, ये एक कमरा है मेरे पास और ये एक अदद बाथरूम। खाना पीना सब होटल छप्पर होटल से पड़ा हूँ मैं भी। तुम भी रह जाओ। हाँ ठीक है। जरगाम ने एक नजर कमरे की हालत पर डाली। न जाने कब से सफाई नसीब नहीं हुई थी। हम्माद शर्मिंदा सा होकर कान खुजाने लगा। सफाई मैं खुद ही करता हूँ। जरगाम ने उसकी बात नहीं सुनी। वो अपनी ही किसी सोच में उलझ गया था। वो ग्रुप जो तुमने ज्वाइन किया था? गया था मैं उनकी तरफ। उन्हें कोई और सिंगर मिल गया है। फिर कदरे झंझलाए हुए लहजे में बोला। हर ऐरा गैरा उठकर मौसीकी समझने और सिंगर होने का दावा करने लगता है, वह आवाज हो या ना हो। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हम्माद ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। शट अप। सरेदस्त मेरा मसला रोजगार है। कोई भी छोटी मोटी जॉब है तो, मगर शायद तुम उसे करना नहीं चाहो। वो तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है। हम्माद ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मेरा अब कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। मैं इस वक्त सड़क पर चने भी बेच सकता हूँ। तुम बताओ क्या है? सरगाम ने मुस्कुराते हुए पूछा।
चंद दिनों ने उसे बदल कर रख दिया था। मैं जिस आइसक्रीम पार्लर में काम करता हूँ, बहुत बड़ा पार्लर है। दूसरा लड़का काम छोड़ गया है। अगर मैं मालिक से बात करूं तो वो यकीनन मान जाएगा। इतनी तनख्वाह तो नहीं है, मगर जब तक फारिग हो। तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो? सरगाम ने कतरे हैरत से पूछा। हाँ, चचा जो पैसा भिजवाते हैं वो बस कॉलेज की फीस में निकल जाता है। बाकी अखराजात के लिए हाथ पांव तो मारना ही पड़ता है। सरगाम ताज्जुब से सर झटक कर रह गया। हम्माद उसका दोस्त था, मगर वो नहीं जानता था उसके हालात क्या हैं। उसे बस इतना पता था कि उसके वालिदैन नहीं हैं। एक चचा हैं जो लंदन में मुकीम हैं और उसका खर्चा उठाते हैं, मगर उसे ये खबर न थी कि उसका दोस्त जिंदगी की गाड़ी घसीटने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स करता है और इस छोटे और गलीज इलाके के डरबे नुमा कमरे में रहता है। शायद यही वजह थी कि वो कभी इन लोगों के प्रोग्राम्स में शरीक नहीं होता था। तो फिर मैं बात करूं? उसे खामोश देखकर हम्माद ने पूछा। हाँ करो, अब कुछ तो करना ही है। किसी रिकॉर्डिंग एजेंसी से बात करते हैं तुम्हारे एल्बम के लिए। एक बार तुम्हारा एल्बम कैसेट मार्केट में आ जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। हम्माद ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके लिए पैसा चाहिए। अल्लाह देगा, हम्माद ने बरजस्ता कहा। सरगाम ने तेजी से छत की तरफ देखा। क्या हुआ? मैं देख रहा था छप्पर तो नहीं फट गया। छप्पर भी फट जाएगा मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, बस सब्र करो। हम्माद ने उसके कंधे पर हाथ मारा। कई जुम्मे गुजर गए, घर में हलवा पूरी नहीं बनी थी और ये जुम्मा तो और भी अजीब था। सुमेरा के ससुराल वाले रस्म करना चाह रहे थे और आगा जी ने कहा था वो रस्म करेंगे। बड़ी अम्मी और सुमेरा का रो रो कर बुरा हाल था। भला जरगाम के बगैर ये रस्म कैसे हो सकती है? जिनके भाई नहीं होते क्या उनकी मंगनियां नहीं होती? फिर आजर है ना। आगा जी ने संग दिली की इंतहा कर दी। सुमेरा सुबह से अपने कमरे में घुसी थी। आंखें सुर्ख, नाक सूजी हुई अमरीन और जुगनू उसे तसल्लियां देने लगी। आगा जी ऐसे तो न थे, उन्हें गुस्सा है बहुत ज्यादा। सरगाम लाख उनका लाडला था, कभी उनका हुक्म नहीं टाला था। वो सोच भी नहीं सकते थे सरगाम यूं घर छोड़ जाएगा। वो अपनी जगह ठीक, गलत आगा जी भी नहीं। बरसों के बनाए रीत रिवाज बदलना आसान तो नहीं। सदियों से हमारे खानदान में गाना बजाना महज भांड और मिरासियों का काम रहा है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। ये बुजुर्ग उसे कैसे आसानी से एक बाइज्जत पेशा तस्वुर कर ले। तब्दीली आएगी मगर आहिस्ता आहिस्ता सहन बदलेंगे, मगर सुस्त रवि के साथ। ये कोई फिल्म तो नहीं कि सीन बदले और सब ठीक हो जाए। जुगनू उन्हें साथ लगाए धीरे धीरे समझा रही थी। और फिर मंगनी ही तो है, कौन सा शादी हो रही है? अमरीन ने कहा। फिर जुगनू से बोली, आ जाओ अब किचन देख लें। वो किचन में आई जहां समीना साबित मुर्ग रखे कदरे परेशान खड़ी थी। सुनो, इसका क्या करूं? उसने मुर्ग टांग से पकड़कर लहराया। इसको भरना है, जुगनू ने बताया, मगर ये तो पहले ही से भरा हुआ है। समीना परेशानी से बोली। अमरीन का दिल उलट गया। चम्मच छल्लो को बुलाओ, इसे अंदर से साफ करे। जुगनू छोटे छोटे आलू और मटर तलने लगी उसके अंदर भरने के लिए। समीना चम्मच छल्लो को बुलाने चली गई। अमरीन, तुम सुमेरा का सूट प्रेस कर दो, मैं ये देख लूंगी, जुगनू ने कहा तो वो सर हिलाकर चली गई। कहाँ हो सरगाम, तुम्हारे बगैर ये सब बहुत अजीब लग रहा है। आप ही जुगनू? खिजर अंदर आया था। क्या बात है? बाहर तो सब इंतजाम ठीक है ना? कुर्सियां उसी तरतीब से लगानी है जैसे मैंने बताया है। आजर भाई कर रहे हैं। वो उलझा उलझा सा था। तो तुम्हें भूख लग रही है? उसने मोहब्बत से अपने भाई को देखा। आपी, मैंने कल जरगाम भाई को देखा था, उसने आहिस्तगी से बताया। जुगनू पूरी की पूरी उसकी तरफ घूम गई। कहाँ? आइसक्रीम पार्लर पर। अच्छा, तो ये ऐश हैं? वो अजीब सी हंस दी। और यहाँ सब परेशान हैं कि वो वहां काम कर रहे थे, उसने आहिस्तगी से बताया। जुगनू सुन सी हो गई, बेयकीनी से उसे देखने लगी। तुम मिले थे उससे? उसने बमुश्किल अपना लहजा काबू में किया। कभी ना हिलकर पानी पीने वाला अपने शौक के हाथों यूं ख्वार हो रहा था। नहीं, मेरे साथ दोस्त थे। फिर मैंने सोचा कहीं वो शर्मिंदगी ना महसूस करें, उन्होंने भी मुझे नहीं देखा था। एक लम्हे को जुगनू को उसकी बेवकूफी पर गुस्सा आ गया। फिर वो गुस्सा जब्त करके पूछने लगी, तुमने किसी और को तो नहीं बताया? मेरा मतलब बड़ी अम्मी वगैरह को? नहीं, मैंने सोचा वो पहले ही बहुत परेशान है। हाँ, ये पहली अक्लमंदी की है तुमने, किसी को कुछ मत बताना। अब जाओ तुम काम वगैरह करवाओ। खिजर चला गया। वो यूं ही बेमानी सी सोचों में घिरी रही और फंक्शन के दरमियान भी उसकी बेख्याली सबने महसूस की थी। आजर भी उसे उलझा उलझा देख रहा था। समीना ने एक दो बार पूछा भी, मगर वो टाल गई।
क्या फायदा, आगा जी का गुस्सा तो अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। अगले दिन जब खिजर और गजनी वापस हॉस्टल जाने लगे, उनका घर और फार्म शहर से दूर था, सो ज्यादातर बच्चों ने तालीम हॉस्टल में रहकर पूरी की थी। जुगनू ने अपनी सारी जमा पूंजी खिजर को चुपके से थमाई थी कि वो जरगान को दे दे, ये कहकर कि बड़ी अम्मी ने भिजवाए हैं। अगर उन्होंने ना लिए, बड़ी अम्मी का कहोगे तो वो ले लेगा और उससे उसका एड्रेस लेकर आना। और खिजर ने अगले दिन ही उसे फोन पर मायूसी से बताया था, जरगाम भाई का दुकान के मालिक से झगड़ा हो गया था, वो नौकरी छोड़ गए, उन्हें जरगाम भाई का पता भी मालूम नहीं था। ये महज इत्तेफाक था कि खिजर को हम्माद भी न मिला, वरना शायद जरगाम का एड्रेस ही मिल जाता। मैंने वो पैसे संभाल कर रख लिए हैं आपी, वापसी पर इसकी जरूरत नहीं, तुम खर्च कर लेना। जुगनू ने बेहद खामोशी से क्रैडल पर रिसीवर रखा था। महकती हुई खुशगवार ढलती रात के साए चांदनी में नहाए थे। फुआरे के चमकदार पानी में रंग घुल मिल रहे थे। खुश रंग पैराहन, चमकते बेफिक्र चेहरे, खुशबुएं और उसकी आवाज का फुसूं सारे माहौल पर हावी था। काश कोई लम्हे तो मेरे पास आ बैठो, झांक लो समंदर में, गुफ्तगू का फन सीखो, आंसुओं के दर पर्दा 100,000 बातें हैं। खूब, बहुत खूब, बेसाख्ता तारीफ। और उसके लबों पर एक लम्हे को भरपूर मुस्कुराहट जगमगाई और आंखें धुंधला गईं। वो चुपके से उठकर कोने में खड़े हम्माद के पास आ बैठा। वेटर उसके हाथ में भी मशरूब का गिलास थमा गया। वो यूं ही हाथ में गिलास थामे अंधेरे कोनों में झांकता रहा। उदास हो, जरगाम ने सर झुका लिया, शायद अपनी नम पलकियों से नहीं दिखाना चाहता था। तुम पहले से ज्यादा अच्छा गाने लगे हो। अच्छा, उसका लहजा बेयकीन था। हाँ, हम्माद ठोस लहजे में बोला, पहले तुम्हारे गीतों में सिर्फ जुदाई के रंग थे, अब उनमें हल्की सी दुख की आंच सुलगने लगी है। ये मेरी मंजिल नहीं थी। उसका लहजा सुलग रहा था। हम्माद ने उसके कंधे पर बाजू फैलाकर अपने करीब किया। जानता हूँ, पिछले कई दिनों बल्कि महीनों से कितना ख्वार हुए थे, कई रिकॉर्डिंग कंपनीज के कई चक्कर काटे थे, मगर हर बार नाकामी के मनहूस पंजे उसके ख्वाबों के सीने में गड़े थे। लम्हा बलम्हा खून चूसते हुए ऐसे ऐसे लोग बेनकाब हुए थे कि वो लोग गश्ते बदंदा रह गए थे। तुम अपने गीत मुझे दे दो। ये मकरू चेहरे वाला एक खलीस शख्स था, ख्वाबों का सौदागर। क्या मतलब? वो अनाड़ी थे, अनजान और भोले। मियाँ, बहुत सीधी सी बात है, तुम मुझे कुछ गीत दे दो, मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। वो खरीदार बनकर आया था, कदरदान नहीं। जरगाम की कनपटियां सुलग उठी। साहब, हम ख्वाब नहीं बेचते। हम्माद ने बड़े सब्र से जवाब दिया था। अच्छा, उसकी आंखों में हकारत सी उभर आई, जिसके अकब में कितने सपने बिलक रहे थे, सिसक रहे थे। ख्वाब बेचना और खरीदना किस कदर गलीज काम है ये, और उसे करने वाले। ये कार्ड है। अगर कभी हम्माद ने वो कार्ड थाम कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है हम्माद। वो बदस्तूर ग्लास पर नजरें जमाए था। उंगलियां ग्लास पर यूं जमी थीं कि पोरें सफेद हो गई थीं। ग्लास चटक जाता, मगर हम्माद ने धीरे से थाम लिया। मैं बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। हम्माद के चचा उसे अपने पास बुला रहे थे और वो इनकारी था। नहीं हम्माद, अब ये मुमकिन नहीं। वक्त मुझे कहाँ तक घसीटेगा मैं नहीं जानता। मगर तुम क्यों? ये नज़म तुम्हारी थी। वो हमेशा की तरह पहलू बचा गया। हाँ, दूर रोशनी में किसी हसीन चेहरे पर निगाह जमाकर वो मुस्कुराया और फिर उदास हो गया। ये पहला गीत था जो उसने जिसके लिए लिखा उसे सुना न सका। दिल चाहा उससे बात करे, उसकी आवाज सुने, मगर क्या कहूंगा उससे। सीनाए फलक पर जगमगाता चांद बदलियों में जा छुपा। उसने बहुत चुपके से उस तन्हा आंसू को बहने से रोका था। मौसमों का उलटफेर जारी रहा और पूरा 1 साल बीत गया। बड़ी अम्मी आधी भी नहीं रही थीं और आगा जान, जुगनू को वो भी बहुत चुप चुप और गुमसुम से दिखाई देते। एक बेकरार सी सोच हमावक्त उनके चेहरे का अहाता किए रखती। अम्मी मुतफक्किर सी फिरती और जुगनू को गुस्सा आने लगता। क्यों कर रहा है वो इस तरह? क्यों सजा दे रहा है हम सबको? अपनी खैरियत की इत्तला देने पर तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई। अमरीन, समीना और सुमेरा का शौक झाग की तरह बैठ गया, उसे अबरारुल हक की तरह टीवी पर गाते सुनने का। वो सरे शाम टीवी खोलकर बैठ जाती, शायद कभी उसका कोई गाना, कोई झलक दिखाई दे जाए। फिर ये शौक भी खत्म हुआ। अब एक बार लौट आए, फिर कभी नहीं जाने देंगे।
जुगनू ने कई बार खिजर से पूछा, वो फिर नजर नहीं आया? खिजर बस मायूसी से कंधे उचका कर रह जाता। अगर मैं कभी लौटा तो वजह सिर्फ तुम होगी। मेरी खातिर लौटाओ जरगाम, वो हवाओं के हाथ संदेशा भिजवाती। आसर कब से कुर्सी पर नीम दराज खिड़की से बाहर धूप में चमकते नीले आसमान पर नजरें जमाए बैठा था। एक बेनाम सी सोच का अक्स उसके चेहरे पर लहरा रहा था। आजकल न जाने कौन सी जंग उसके अंदर छिड़ी थी कि वो खुद से भी लड़ता दिखाई देता। एक मुसलसल कश्मकश थी जो उसकी आंखों से हुवैदा थी, एक बेनाम सी उलझन जो हमा वक्त चेहरे पर झलकती। एक फैसला था जो होने और ना होने के दरमियान मौलक था। फुप्पो ने कई बार बेटे को यूं ही चुप कुछ सोचते पाया था। अमरीन रिसाला पढ़ रही थी, मगर उसकी तवज्जो भी आजर की तरफ थी, जबकि समीना अपने सूट की कटिंग में मसरूफ थी। तभी अमरीन रिसाला रखकर माँ की तरफ झुकी। अम्मी, भाई की शादी कर दें। वो चौंकी। क्या कह रही हो? अम्मी, हम भाई की शादी कर देते हैं। आप देखती नहीं आजकल वो कितने अजीब और चिड़चिड़े से होते जा रहे हैं। उसूलन तो उनकी शादी हो जानी चाहिए थी। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। वो एक तवील सांस लेकर सीधी हुई। तो फिर हम लड़की देखें? अमरीन पुरजोश लहजे में बोली। हाँ, लड़की तो ढूंढनी पड़ेगी। खानदान में तो उसके जोड़ की कोई लड़की नहीं। पहले भाई से तो पूछ लें, उनकी कोई पसंद तो नहीं? समीना ने ताना दिया। हाँ, ये ज्यादा बेहतर है, फुप्पो ने कहा। अम्मी, आप पूछें अभी। अमरीन ने जल्दबाजी दिखाई। आजर, उन्होंने पुकारा तो अपनी सोचों में उलझता आजर चौंका। जी अम्मी, इधर मेरे पास आओ बेटा, उन्होंने प्यार से पुकारा तो वो उलझे बालों को उंगलियों से सुलझाता उनके पास आ बैठा। क्या सोचते रहते हो? उन्होंने प्यार से उसके माथे पर बिखरे बाल समेटे। कुछ भी तो नहीं, वो नजरें चुरा गया। अब तो माँ के पास बैठने का वक्त भी नहीं तुम्हारे पास, उन्होंने शिकवा किया। अम्मी, आप जानती तो हैं आका जी का सारा काम। अम्मी, मतलब की बात करें। समीना बेताब हुई। आजर ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा। तुम्हारी बहनें अब भाभी लाना चाहती हैं? आजर की निगाहों में एक ही छवि उतरी थी। वो माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। बेटा, तुम्हारी अगर कोई पसंद है तो बता दो, वरना हम खुद भाभी ढूंढ लेंगे, समीना ने कहा। हाँ, फिर एतराज मत कीजिएगा, अमरीन ने फट से कहा। अम्मी, मैं फैसला नोके ज़बान पर आकर अटक गया था। बताओ ना, बस लड़की पढ़ी लिखी और सलीकामंद होनी चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अम्मी, मैं जुगनू से शादी करना चाहता हूँ। अमरीन के हाथ से रिसाला, समीना के हाथ से कैंची छूट गई थी और फुप्पो हक्का बक्का उसका चेहरा देख रही थी। यहाँ एक साहब थे, अहमद मुर्तजा साहब। उसने कोई चौथी बार पूछा था। टीवी स्टेशन के छोटे से कमरे में भांत भांत के लोग भरे थे। वो कब से एक कोने में खड़ा कमरा खाली होने का इंतजार कर रहा था। वो आ गई हैं सुरैया बेगम। उन्होंने चौथी बार भी उसका सवाल नजरअंदाज कर दिया था। जी सर जी, बस रिहर्सल शुरू करवाओ, मैं आ रहा हूँ और ये कमरा खाली करवाओ। सर, वो यहाँ, उनका तबादला इस्लामाबाद हो गया है, अब कहो, कान में तीली चलाते हुए उन्होंने बेनियाजी से जवाब दिया। सरगाम का दिल थक से रह गया। वो फिर कब आएंगे? उन साहब ने गौर से उसे और फिर उसके गिटार को देखा। गाना गाने आए हो? जी सर। उनके स्याही माइल लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। बच्चे, आवाज अच्छी हो जाने से गाना नहीं आ जाता, उसके लिए रियासत चाहिए। रियासत? सर, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था, उसने बमुश्किल थूक निकलते हुए बताया। अच्छा? उन्होंने गौर से उसे देखा। सर, उन्होंने मुझे चांस देने का वादा किया था। सर जी, सब कुछ रेडी है। अच्छा मियाँ, देखो इस वक्त तो मैं मसरूफ हूँ, ऐसा करो तुम सुबह आ जाना, उठते हुए बोले थे। सुबह? सरगाम के लहजे में मायूसी तर आई। वो गेट कीपर तो अंदर घुसने ही नहीं देता। उन्होंने एक कार्ड निकालकर उसकी तरफ उछाला। ये ले जाओ और कल आ जाना। और सुनो, 10,000 रुपए होंगे तुम्हारे पास? पहले जब चेहरों से नकाब उतरते थे तो गुस्सा आता था, सब कुछ तहस नहस कर देने की ख्वाहिश दिल में उभरती थी। वो हम्माद के सामने इस फील्ड में होने वाली करप्शन पर तकरीर झाड़ता था। अब कुछ भी नहीं होता था, बस एक दुख था जो बादलों की तरह दिल को अपने घेरे में ले लेता था। वो खामोशी से चेहरा झुकाकर वहां से निकल आया। हम्माद रात गए वापस लौटा तो वो अधखुली खिड़की से झांकती चांदनी पर नजरें जमाए दोनों हाथ सर की पुश्त पर बांधे लेटा था। रात के पिछले पहर फिजा में रेंगने वाला सन्नाटा उसके वजूद को अपने हिसार में लिए हुए था। क्या बना? ये सवाल बेमानी था और हम्माद ने सिर्फ उसके वजूद पर हावी सन्नाटे को तोड़ने के लिए पूछा। तुम कहाँ थे सुबह से?
वो उसे अब लम्हा बलम्हा अजियत देती कैफियत से आगाह नहीं करना चाहता था। वो उसे क्या बताता। कई महीने टीवी स्टेशन की इमारत के सामने धूप झुलसते और बारिश में भीगने के बाद जब वो अंदर गया तो उससे क्या कहा गया। वो तो कह देता करप्शन कहाँ नहीं है, फिर उसे तसल्लियां देता, कोई नई उम्मीद जबरदस्ती उसके हाथ में थमाने की कोशिश करता, मगर उसे अब इन चीजों की जरूरत नहीं थी। हम्माद ने खामोश सी नजर उस पर डाली और अलमारी में न जाने क्या ढूंढने लगा। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई? हम्माद ने शाकी नजरों से पलटकर उसे देखा, फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ और चांदनी उसके आधे चेहरे का अहाता किए हुई थी। वक्त ने उसे कितना बदल दिया था। तुम्हें मेरी जरूरत है जरगाम? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम इंग्लैंड चले जाओ अपने चचा के पास, उसे सपाट लहजे में कहा और करवट बदल ली। हम्माद ने उसे जारहाना अंदाज में अपनी तरफ खींचा। और तुम? मैं तुम्हारा मसला नहीं। सरगाम का लहजा बहुत कठोर और बेगाना था। हम्माद ने लब खींच कर उसे देखा, एक झटके से उठा और बाहर निकलता चला गया। जुगनू के वजूद के परखचे उड़ गए। आजर ये कह सकता है, शायद वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। क्या ऐसा सोचा भी जा सकता है? उसके लहजे में हैरत थी, जिसके अकब में झांकता दुख महसूस करके अमरीन अफसुर्दा हो गई। मुझे खुद हैरत है, आजर भाई ने ऐसा क्यों कहा? वो बच्चे तो नहीं? शायद वो जरगाम और जुगनू के दरमियान कोई दूसरा ताल्लुक महसूस ही न कर पाए हों। अमरीन ने भाई का दिफा करना चाहा। जुगनू के लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। समीना चिढ़ गई। फजूल बात मत करो, आजर भाई बच्चे नहीं हैं कि वो इतना अरसा साथ रहने के बाद भी इन दोनों की आंखों में छलकते जज्बों को महसूस न कर पाए हों। मोहब्बत खुशबू होती है, सब देखते हैं, जानते हैं। सरगाम ने कभी मेरा और तुम्हारा इतना ख्याल नहीं रखा। जिंदगी की मामूली से मामूली बात वो सबसे पहले जुगनू से शेयर करता है, उसके लिए गीत लिखता है। सरगाम जुगनू को चाहता है, ये बात किसी से पोशीदा नहीं। जरगाम यहाँ नहीं है, अमरीन ने बहुत धीमे लहजे में कहा। तो क्या वो कभी लौटेगा भी नहीं? जुगनू मेरे भाई की अमानत है, सुमेरा जुगनू का हाथ खींच कर बोली थी। जुगनू ने तसल्ली आमेज अंदाज में उसका हाथ दबा दिया। तुम लोग एक बेबुनियाद बात पर झगड़ रहे हो। हाँ तो और क्या, जितना हमें आजर भाई अजीज हैं, उससे कहीं ज्यादा सरगाम से प्यार करते हैं। आजर भाई की बात का कोई सर पैर नहीं, एक फजूल सा ख्याल समाया है उनके जहन में, निकल जाएगा। इसीलिए तो अम्मी ने अभी तक ये बात किसी से नहीं की। वो जानती हैं, बड़ी अम्मी जुगनू को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। समीना ने तसल्ली दी। वो सब अपने अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार कर रही थी। जुगनू चुपचाप वहां से चली आई। तो ये वजह थी, उसने सोचा था। जुगनू, आजर उसके ऐन पीछे आन खड़ा हुआ। वो पलटी नहीं। जुगनू, मैं हमेशा सोचती थी आजर भाई, आपको जरगाम से क्या पुरखाश है। आज समझ में आया। मगर आजर भाई, जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। वो सख्ती से कहकर पलट गई थी। आजर लब खींचे न जाने क्या सोचने लगा। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। जरगाम ने वो शहर ही छोड़ दिया था। हम्माद इंग्लैंड चला गया था और उसे जाना ही था। बहुत खफा था उससे, मगर जाते जाते उसके गले लग कर बोला था, सुनो, जब तुम लंदन में कॉन्सर्ट करने आओगे तो मेरे पास ठहरा करना। मैं लंदन आऊंगा, और वो भी कॉन्सर्ट के लिए। व्हाट अ जोक। वो खुद पर हंस रहा था। हम्माद संजीदा नजरों से उसे देख रहा था। डियर फ्रेंड, अब तो दिल चाहता है ख्वाब देखना छोड़ दूं। मर जाओगे? मर तो गया हूं। क्या पाया मैंने? जुदाई, दुख, धक्के, जख्मी ख्वाब, अधूरी तालीम। मैं किसी को कुछ ना दे पाया, ना खुद को और ना ही। वो दूर खड़े पीआईए के तैयारे को देख रहा था। तुम ऐसी ही बातें करोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम जाओ, मैं आऊंगा तुम्हारे पास लंदन, कॉन्सर्ट के सिलसिले में। आखिर में वो खुद ही हंस दिया, एक मजरूह और मखमूम सी हंसी। हम्माद ने तब बहुत शाकी नजरों से उसे देखा था और दोनों हाथ उसके कंधे पर रखकर पुर यकीन लहजे में बोला, तुम्हें आना है, मैं इंतजार करूंगा। और अब वो सोच रहा था, क्या वो वापस लौट जाए? छोटी मोटी महफिलों में गाना, कभी कभार स्टेज पर मौका मिल जाना। वो धीरे धीरे खुद को जाया कर रहा था। उसके सारे गीत उसके अंदर कहीं सिसकते रहते। नए टैलेंट को आगे लाने और हौसला अफजाई की बातें करने वालों के सारे दावे औंधे मुंह पड़े थे। मायूसी, तन्हाई, बेरोजगारी और रवैयों ने धीरे धीरे उसके आरजुओं के चांद को कहना दिया था।
तब एक दिन हद दर्जे मायूसी के आलम में वो हारे हुए लहजे में कह रहा था, मैं अपने ख्वाब बेचना चाहता हूँ। सुनने वाले के वजूद पर सन्नाटा छा गया। रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ करते हुए वो उसकी तरफ पलटा। सामने वाले की हालत वाकई ऐसी ही थी। लगता था कि वो ख्वाब बेचने आया है, लुटा लुटा और बिखरा हुआ। ख्वाब बेचे नहीं जाते दोस्त। वो उसकी खाली आंखों में झांक कर मुस्कुराया था, मगर वो बजिद था। मुझे बेचना है, एक अच्छी कीमत पर। स्याह जीन्स और सफेद शर्ट में मलबूस नौजवान की मुस्कुराती आंखों में संजीदगी दराई। ख्वाबों की कोई कीमत नहीं होती दोस्त, और ये बेचे और खरीदे भी नहीं जाते। ये पलकों पर सजते हैं, मोहब्बतों से सींचे जाते हैं और मोहब्बतों के साथ बांट दिए जाते हैं। ख्वाब मोहब्बत, खुलूस और वफा बांटने वाले जज्बे हैं, खरीदने और बेचने वाले नहीं। सरगाम ने बेबसी से लब काटते हुए उसे देखा। मेरा नाम रमा ताबिश है। मैंने 2 साल कबल ये रिकॉर्डिंग कंपनी कायम की थी। पिछले साल नजम शिराज का एल्बम यहीं से रिलीज हुआ है। मुझे अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं। सरगाम सपाट लहजे में बोला, मुझे है, आओ मेरे साथ। ऐसा ही तो होता है जब आप समझते हैं दुनिया आपके कदमों तले है, ये दुनिया आपके कदमों तले से जमीन खींच लेती है। और जब आप समझते हैं ये जमीन का आखिरी किनारा है, एक कदम भी उठा तो तब, हाँ तब बहुत चुपके से कोई हाथ पड़ता है और खींच लेता है, सीने में भींच लेता है और ख्वाबों की ताबीर बन जाता है। वो हम्माद, ये रमा ताबिश, ये सब वही हाथ हैं चुपके से खींच लेने वाले, रिश्ते जख्मों पर मरहम रखकर जख्मी आंखों में नए ख्वाब भर देने वाले। रमा ताबिश अभी यंग था, मगर उसकी जौहर शनास निगाहों ने उसको पहचान लिया था। सरगाम खुद गीत लिखता और खुद ही सुरों में ढालता था, और वो रमा ताबिश कहता था, सरगाम सुहेब, तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। और वो मुस्कुराने लगता था। मायूस निगाहों में एक नई जोत जागने लगती। वो दिन रात अपने एल्बम पर काम कर रहा था, और जिस दिन उसका आखिरी गीत रिकॉर्ड हुआ, रमा ताबिश ने उसे गले लगा लिया था। तुम देखना सरगाम सुहेब, ये एल्बम सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। सरगाम को रमा की हर बात पर यकीन था। एक बात तो बताओ, तुम ये गीत मैं तुम्हारा सावन हूँ किसके लिए गाते हो? और सरगाम हंस दिया था, बोला कुछ नहीं। और जब उसका एल्बम रिलीज हुआ, रमा की पेशन गोई सच साबित हुई थी। यहाँ से वहां तक तहलका मच गया था, हर जगह रिकॉर्ड सेल हुई थी। सरगाम और रमा खुद भी ऑडियो सेंटर जाकर मालूम करते थे, जब इसका वीडियो बनेगा तब देखना। रमा, एक बात कहूँ? हाँ कहो। अभी अभी वो एक ऑडियो सेंटर से बाहर निकले थे। इस वीडियो में कोई लड़की नहीं होगी। व्हाट? मगर उसके बगैर? प्लीज, मैं तुम्हारा सावन हूँ का वीडियो भी रमा ही बना रहा था। अच्छा मैं समझा, वो खफा हो जाएगी ना? रमा शरारत से हंसा। खफा तो वो होगी। उसकी निगाह फोन बूथ पर पड़ी। तुम्हारे पास सिक्के होंगे? सरगाम ने अपनी जेबें टटोली। रमा ने फोन कार्ड निकाल कर उसे थमा दिया। मैं गाड़ी में बैठता हूँ। तीसरी बेल पर सुमेरा ने फोन उठाया था। सुमेरा, मैं सरगाम। और सुमेरा ने चीख चीख कर सारा घर इकट्ठा कर लिया था। वो सब एक साथ बोल रहे थे, नम पलकों से मुस्कुरा रहे थे। तुम लोगों ने देखा सुमेरा, मैंने अपनी मंजिल को पा लिया, वो फरते जोश से बोला था। दूसरी तरफ न जाने क्यों सुमेरा एक लम्हे को खामोश सी हो गई। फिर बड़ी अम्मी ने रिसीवर थाम लिया। वो उनकी तसल्ली कराने लगा। जुगनू न जाने कहाँ थी। आगा जी अंदर दाखिल हुए तो वो सब फोन से चिमटे थे। सामने टेबल पर सरगाम का कैसेट सावन पड़ा था। आगा जी ने आहिस्तगी से उसे उठाकर देखा। रेड कलर की शर्ट पहने गिटार के सहारे खड़ा वो जरा सा झुका कैमरे की आंख में देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। एक शौक सा तबस्सुम निगाहों से आया था। बैकग्राउंड में एक दरख्त और बरसती बारिश का मंजर धुंधला सा था। बड़ी अम्मी कह रही थी, अब आ जाओ बेटा, बताओ कब आ रहे हो? अम्मी, मैं स्पीकर ऑन था, उससे कहो अब वो कभी इस घर में कदम मत रखे। आगा की सर्द आवाज पर दोनों तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई थी, और फिर आहिस्तगी से राब्ता कट गया। एक बार पलट कर देखो, मैं तुम्हारा सावन हूँ, बीता तो लौट आऊंगा, एक आशा मन में जगाऊंगा, तेरे मन को भी महकाऊंगा, जरा अपने हुस्न में झांको। शंग्रेला और भूरबन में वीडियो बनी थी। छाजों छाज बरसते मैं के पेश मंजर में वो था, अपने मुख्तलिफ रूप दिखाता। दोनों गानों में लड़की नहीं थी। वो दोनों हाथों में चेहरा थामे बहुत इन्हमाक से सुन रही थी। लबों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान थी, मगर निगाहों में भूरबन के खूबसूरत मनाजिर नहीं थे। नदी किनारे गुजरा एक लम्हा था। रास्ते तो भीगेंगे चाहतों की बारिश में,
तुम भी। आसर ने रिमोट कंट्रोल उठाकर चैनल बदल दिया। जुगनू ने पलट कर देखा। नागवारी की शदीद लहर उसके अंदर उठी। आसर को दूसरे पल ही अपनी गलत हरकत का एहसास हुआ। सॉरी, वो मैं। जुगनू खामोशी से उठकर ऊपर चली गई। क्या हो जाता है मुझे? आसर दोनों हाथों में सर थाम कर रह गया और बहुत देर बाद वो बाहर निकला था। बारिश हो रही थी। सब लोग खुद साख्ता सरगर्मियों में खुद को उलझाए मसरूफ साबित करने की कोशिश कर रहे थे। समीना, जुगनू कहाँ है? उसने पास से गुजरती समीना को रोका। ऊपर गई थी बहुत पहले। वो उसे ढूंढता हुआ जरगाम के कमरे में आ गया। खुली खिड़की के पट से टेक लगाए वो बरसती बारिश को देख रही थी। सामने वसीओ अरीज खेतों पर बारिश का गुबार छाया था। हवा खेतों पर यूं लहरें बना रही थी कि सब समंदर का गुमान होता था। 2 बच्चे खेतों के दरमियान गुम होती पगडंडी पर भागे जा रहे थे। आसर जानता था ये मंजर जरगाम का पसंदीदा मंजर था। उड़ते बाल, लहराता आंचल, कभी कभी बारिश की बौछार उसे भिगो जाती, मगर वो बेखबर खड़ी थी। जुगनू, आई एम सॉरी। खिड़की के पट पर हाथ टिकाकर उसने आहिस्तगी से कहा। जुगनू ने जरा की जरा नजरों का जाविया बदल कर उसे देखा। उसे करीब खड़े देखकर उसके अंदर गुस्से की लहर सी उठी थी। वो कतरा कर निकल गई और बेमकसद ही बेडशीट छाड़ने लगी। मुझे नहीं मालूम कभी कभी मुझे क्या हो जाता है। दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर टिकाकर उसने बाहर झांका। जुगनू ने गोया उसे सुना नहीं, चुपचाप काम करती रही। आजर ने पलट कर उसे देखा। तुम यहाँ क्यों आ गई? जुगनू का दिल चाहता था वो उससे खूब लड़े, मगर न जाने क्यों हर बार सब्त कर जाती। मैं यहाँ सफाई करने आई हूँ। आजर ने बेअतबारी से उसे देखा, फिर कॉर्नर्स पर रखे गुलदान में खिले गुलाब के ताजा सजे फूलों को उसकी उंगलियों ने धीरे से उनकी पत्तियों को छुआ। क्या वो आने वाला है? जुगनू को उसका इस्तेफामिया लहजा सहसाइया लगा। उसका हाथ एक लम्हे को रुका, फिर वो उसकी तरफ पलटी तो उसकी निगाहों में बेखौफ सी जुर्रत थी, एतमाद था। वो यहाँ से कभी नहीं गया। आजर की बेबाक नजरें उसकी तरफ उठी। वो यूं ही जुर्रत आमेज मुस्कान लबों पर सजाए उसे देखती रही। आजर ने नजरों का जाविया बदल कर क्रिस्टल की डांसिंग गर्ल को देखा, जो दोनों बाजू हवा में फैलाए मुंतजिर थी। आजर ने बिला इरादा ही बटन पुश कर दिया। कमरे में धीमा सा म्यूजिक बिखर गया और गुड़िया एक दायरे में चकराने लगी। इंसान क्रिस्टल की गुड़िया नहीं होता आजर। आप कभी भी बटन दबाकर उसे एक दायरे में घूमने पर मजबूर नहीं कर सकते। जुगनू ने गोल गोल घूमती गुड़िया पर नजरें जमा कर कहा था। आजर का रंग एक लम्हे को मुतगैर हुआ। जुगनू, तुम उससे मोहब्बत करती हो? आजर ने बहुत अचानक पूछा था। जुगनू घबराई नहीं, बस एक लम्हे को खामोश हुई थी। तुम ये जानते हो, महसूस करते हो और उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, तो सवाल क्यों कर रहे हो? वो चंद कदम आगे आकर उसके सामने आ खड़ी हुई। ठीक है आजर, मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, मगर तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? आजर ने अपनी दुनिया में मगन गुड़िया को छूने की कोशिश की थी। वो बुलंदी से गिरी और चकनाचूर हो गई। जुगनू ने बेख्तियार झुक कर बिखरे कांच उठाने चाहे थे। आजर ने उसका हाथ थाम लिया। अब तो कुछ भी नहीं बचा। आजर का लहजा अजीब सा था। जुगनू ने उसकी सिम देखना चाहा। आजर ने उसका हाथ छोड़ा और लंबे लंबे डुक भरता बाहर निकल गया। जुगनू की निगाहें बिखरे कांच से उलझ रही थीं। और अब वो यहाँ लंदन में बैठा था, हम्माद के फ्लैट में। बाहर बारिश सनोबर के सब्ज पत्तों को भिगोकर सुर्ख फुटपाथ पर बह रही है और वो धुंध में डूबे कलीसा के गैर वासे खदोखाल को देखते हुए सोच रहा था, जिंदगी में वो कौन सा मुकाम होता है जब हम सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली खाली सा महसूस करते हैं। यही वो मुकाम है। जब रमा ताबिश ने उसे बताया कि पाकिस्तानी फनकारों का एक वफ्द लंदन जा रहा है, बड़े बड़े फनकार हैं, तुम भी जाओगे, शहर के ऑर्गेनाइजर ने मुझसे बात की है, तो वो हक्का बक्का उसकी शक्ल देखता रह गया था। मैं भी? हाँ, तुम भी। जानते हो, पहला शो लंदन के तारीखी वेम्बले हॉल में होगा, जहाँ बड़े बड़े फनकार परफॉर्म करते हैं, और दूसरा ब्रेडफोर्ड के सेंट जॉर्ज हॉल में। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू यू। वो रमा ताबिश था जिसने जरगाम सुहेब को उंगली पकड़कर फिर से चलना सिखाया था। कभी कभी वो सोचता, अगर रमा ताबिश उसे ना मिलता तो क्या होता। जरगाम ने फौरन हम्माद को फोन किया था और वो चीख उठा, मैंने कहा था ना, अब तुम मेरे पास ठहरोगे जब तक लंदन में हो। और अब वो हम्माद के फ्लैट में बैठा सनोबर के सब्ज पत्तों को भीगते हुए देख रहा था। पहला शो बहुत कामयाब हुआ था।
कई मंझे हुए फनकारों के दरमियान वो तन्हा नया फनकार था, मगर लोगों ने उसे सुना और बहुत मोहब्बत से सुना। उसने पूरे 2.5 घंटे परफॉर्म किया था, लोगों की बार बार फरमाइश पर। कुछ लोगों की निगाहों में उसके लिए हसद था तो कुछ में रश्क। कल उन्हें ब्रैडफोर्ड जाना था अगले शो के लिए। उसने घर फोन किया था और अब वो सोच रहा था, सब कुछ पाकर मैंने क्या कुछ खो दिया। शोहरत के आसमान पर बैठकर क्या अब कभी मैं कोई खुशी देख पाऊंगा? आपने बहुत बुरा किया है भाई, बहुत बुरा। आपने शोहरत पर मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती आप इतने इतने घटिया होंगे। मोहब्बत आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी नहीं। सुमेरा की सिसकती आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। बरसों पहले मैं एक रात जिस लम्हे से खौफसदा हुआ था वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो? जिन्हें मोहब्बत मुजरिम ठहराती है उन्हें कहीं पनाह मिलती है हम्माद, या नहीं? बरसों बाद वो फिर उसी तरह खौफसदा हुआ था। हम्माद मुतहय्यर सा उसे देख रहा था। हम्माद, उसने मुझे रोकना चाहा था मगर मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। फोन की घंटी बिलक रही थी। हम्माद ने रिसीवर उठा लिया। बद्दुआओं के हिसार में जीना बहुत मुश्किल है हम्माद, और जब मोहब्बत बद्दुआ देती है तो। लो, पाकिस्तान से फोन है। हम्माद ने रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाया। वो महज खौफजदा नजरों से रिसीवर को देख कर रह गया। खिड़की के पट खोले वो कब से बरसते सावन को देखते हुए सोच रही थी। वो एक शख्स था, जब आम था तो कितना खास लगता था, अब खास है तो आम भी नहीं लगता। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि उसे भूल जाऊं। उसे अपने अंदर से निकालने की एक बेचारी सी कोशिश कर रही हूँ। सुमेरा दसीदा नजरों से देखती हुई बाहर निकल गई। तो हुआ ये जरगाम सुहेब कि तुमने अपनी मंजिल पा ली, और मंजिल पर पहुंचने वाले कभी पीछे रह जाने वालों को पलट कर नहीं देखते। उसने बारिश के जोर पर झुक जाने वाली आईवी की बेल को देखा। जिंदगी मौसमों के अदल बदल का नाम है। ये सावन, उसने बरसती बूंदों को हथेली में समेटने की कोशिश की। ये सावन सदियों बरसा है इस धरती पर, फिर भी हर बार नया लगता है। हर बरस इसमें एक नया रंग उभरता है। अब के बरस सावन बेरंग है, अजीब बेजार और उकताया हुआ, जैसे बरसना उसके मामूल में शामिल है। न बारिश की पायल छनकती हुई, न फूलों के बदन महके, न पंजर जमीन से खुशबू फूटी। हर बूंद एक आंसू की तरह गिरती है धरती पर। आज मेरी मंगनी है आजर मुराद के साथ। उसने गोया एक असियत सी रगोपै में उतरती महसूस की। ये फैसला मेरा नहीं, आजर और आगा जान का भी नहीं। तकदीर, हाँ तकदीर का कह सकते हैं, मगर नहीं, कभी कभी तकदीर हमारी किस्मत की बाग हमारे हाथों में देकर कहती है, लो जिधर चाहो रुख मोड़ लो। तकदीर ने ऐसा ही एक चांस दिया था, मगर जरगाम ने खो दिया। शोहरत का नशा सुना था, अब देख भी लिया। उसने एक बार कहा था, मेरी अव्वलीन चाहत म्यूजिक है, तो फिर मैं कहाँ थी? शायद कहीं भी नहीं। वो एक तल्ख सी हंसी हंसी, फिर चुप होकर बाहर झांकने लगी। तब्दीली बहुत आहिस्तगी से आई थी। पप्पो ने जब आगा जी से बात की तो हंगामा सा हो गया। बड़ी अम्मी खफा थी, उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मगर आगा जान खामोश थे। वो जरगाम से बहुत खफा थे। जब उसने घर छोड़ा और अपनी जिद को मनवाया, आगा जी ने सोचा था वो उम्र भर ऐसी नाफरमान औलाद की शक्ल नहीं देखेंगे। फिर वो मशहूर हो गया। लोग उनसे कहते, वाह साहब वाह, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। आगा जी को लगता वो तंज करते हैं। फिर रफ्ता रफ्ता उन्हें एहसास हुआ, नहीं, उसने वाकई कुछ किया है। लोग उसके पीछे पागल होते थे। वो जहाँ से गुजरते लोग इशारों में कहते, वो देखो जरगाम के वालिद हैं। वो अपने बेटे के नाम से जाने जाते थे। वो झंझलाते। शुरू में टीवी पर उसका गाना चलता तो वो गरज कर बंद करवा देते, फिर इग्नोर करने लगे। और वो वक्त आया जब वो गाता तो आगा जी बेख्याली में टिकटिकी बांधे स्क्रीन को घूरने लगते। जब आजर की ख्वाहिश का इल्म हुआ तो वो भी दम बखुद रह गए। जुगनू की अम्मी खामोश थी। जरगाम बहुत अच्छा था तो कम आजर भी न था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी। फुप्पो ने आगा जी के सामने झोली फैला दी। मेरा बेटा 7 साल बाद लौटा है। वो चला गया तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। फिर जरगाम 3 साल से नहीं लौटा। अपनी यतीम भतीजी के मुस्तकबिल का तो सोचें। बड़ी अम्मी ने उनकी इस बात पर हंगामा कर दिया था। तब आगा जान ने फैसला किया था, जरगाम को बुलवाओ, अगर वो आ जाता है तो ठीक, वरना मैं जुगनू की मंगनी आजर के साथ कर दूंगा। तब
जुगनू ने सरगाम को फोन किया था, पूरे यकीन के साथ कि वो आ जाएगा। सरगाम को जल्दी थी, उसे पहले इस्लामाबाद जाना था, फिर कराची। उसने जुगनू की बात ही नहीं सुनी, बस अपना प्रोग्राम बताता रहा। तुम मेरी बात तो सुनो यार, बिल्कुल भी वक्त नहीं, बाहर गाड़ी खड़ी है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सरगाम, वो मेरी मंगनी कर रहे हैं। व्हाट? वो जरा देर को ठिठका, फिर हंस दिया। कम ऑन यार, इट्स इम्पॉसिबल, तुम उन्हें रोक कर रखो, मैं 5 दिन बाद आऊंगा। पता नहीं उसने जुगनू की बात को संजीदा क्यों नहीं लिया था, और ठीक 5 दिन बाद जुगनू ने फोन किया तो मालूम हुआ वो लंदन चला गया है 15 दिनों के लिए। फैसले की घड़ी उसके हाथ से फिसल गई थी। वो कब से मस्जिद के मीनार पर उड़ते भीगे परों वाले परिंदे को देख रहा था। नीचे मनचले पानी के छींटे उड़ाकर जोर जोर से गा रहे थे, आज मेरी जुगनू के साथ मंगनी है और मेरा दिल घर जाने को नहीं चाहता। जुगनू जो मेरी मोहब्बत है, जिसके चेहरे पर पड़ने वाली पहली नजर मेरी सारी तशनगी का खात्मा कर गई थी। मैंने जुगनू को वाकई चाहा था। तभी जब सरगाम ने वो घर छोड़ा तो मेरे अंदर कमीनी सी खुशी उभरी थी। चपरासी उसके सामने चाय का कप रख गया था और वो फिर से सोच रहा था, जुगनू सरगाम को चाहती है, ये बात मैं जानता था, मगर मैंने सोचा सरगाम चला जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, वो मुझे चाहने लगेगी, आखिर कमी क्या थी मुझ में। मगर मैं ये भूल गया, सरगाम और जुगनू की मोहब्बत एक लम्हे का नतीजा तो नहीं जो एक पल में मादूम हो जाए। वो उसके साथ पलकर जवान हुई है, फिर भी मुझे बुरा लगता। सरगाम चला गया था और वो फिर भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखती थी। मैं कहाँ हूँ उसे मालूम ना होता था। मैंने सोचा निकाह का बंधन हमें एक मोहब्बत भरी डोर में बांध देगा। अजब बचकाना और अहमकाना सी सोच थी। मगर उस दिन जब जुगनू ने मुझसे पूछा कि वो मुझसे शादी करे तो उसका अंजाम क्या होगा, तो बहुत अचानक क्रिस्टल की गुड़िया मेरा हाथ लगने से गिर के चकनाचूर हो गई। वो बेख्तियार उस कांच को अपने हाथ में भरने लगी। मैं जानता था ये गुड़िया जुगनू ने सरगाम को गिफ्ट की थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अंजाम तो मेरे सामने था। मैंने उन आंखों के कांच टूटकर बिखरते देखे थे। तब मैंने सरगाम को फोन किया था लंदन। ग्लास विंडो के शीशे धुंधला गए थे। सामने मीनार पर उतरा परिंदा बारिश में रास्ता ढूंढ रहा था। मैंने उससे बस इतना कहा था, सरगाम तुम्हें चंद लम्हे दे रहा हूँ, फैसला कर लो, तुम्हारी अव्वलीन चाहत म्यूजिक है या जुगनू। और आज मेरी जुगनू के साथ मंगनी है। मुझे नहीं मालूम सरगाम ने शोहरत और मोहब्बत में किसका इंतखाब किया। न जाने इस कहानी का अंजाम क्या होगा। बारिश है कि बरसे चली जा रही है। लगता है सारा सावन आज ही बरसेगा। सुमेरा हद दर्जे झंझलाई हुई थी। फिर जुगनू को खिड़की में खड़ा देखकर तप कर बोली, बंद कर दो ये खिड़की, जिसकी राह तकती हो उसे अब नहीं आना। जुगनू ने पलट कर शाकी नजरों से उसे देखा। सुमेरा झंझलाई हुई थी, अपने भाई से खफा थी और जुगनू के लिए परेशान। कपड़े बदल लो, आजर भाई आते होंगे। उसे यूं देखता पाकर वो नजरें चुरा गई और बाहर निकल गई। जुगनू कपड़े बदलने के बजाय ऊपर आ गई। बड़ी अम्मी उसे गले लगाकर रोने लगी। मुझे सरगाम से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे भी नहीं थी। वो पछताएगा, खुदा ना करे। वो बेख्तियार बोली, ऐसी बातें मत करें बड़ी अम्मी, ये तकदीर का फैसला है। मगर उनके आंसू नहीं थमते थे। वो कुछ बेजार सी होकर नीचे आ गई। सब लोग न जाने किन सरगर्मियों में मसरूफ थे। आजर अभी ऑफिस से नहीं आया था। वो सुनसान कॉरिडोर में टहलती रही। बारिश रुक गई थी। तुमने तो कहा था वापस आऊंगा, तो वजह तुम होगी जुगनू। सोच के जाविये फिर भटक कर उस पर जा रुके थे। वो उकता कर बाग की तरफ निकल आई। सोनू न जाने कहाँ था। वो उसे ढूंढने लगी। तभी भीगी रुत में मध्यम सुर बिखरे थे। वो ठिठक गई। वो आहिस्तगी से चलती हुई नदी किनारे आई। छोटे छोटे फूल नहाकर कुछ और निखर आए थे। दरख्तों की शाखों से पानी के कतरे फिसल फिसल कर पानी में गिर रहे थे। वहीं दरख्त के पास टेक लगाए, एक घुटना मोड़े, उस पर गिटार टिकाए गाता सरगाम एक लम्हे को तो उसे वहम ही लगा। वो कदम कदम चलती उसके सामने आई। ये ख्वाब है या हकीकत? तुम कब आए? कुछ लम्हे उसकी बंद आंखों को देखने के बाद उसने आहिस्तगी से पूछा। उसने धीरे से आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुरा दिया। मैं गया कब था? मैं सदियों से यही हूँ, तुम्हारे पास। पहले एतबार कर लेती थी इन बातों का। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। अब क्यों नहीं? सरगाम के लहजे में बेताबी दराई। एतबार कोई शीशे का ग्लास नहीं जो हाथ से गिरकर चकनाचूर हो और सबको नजर आए।
कभी कभी हमें मालूम भी नहीं होता और वो बदगुमान थी। तुमने मुझे अपनी मंगनी पर नहीं बुलाया, उसने अचानक सवाल किया था। जुगनू लब काट कर रह गई। या खुदा, ये शख्स अब क्यों लौटा है? आजर ने बुलाया है मुझे, वो उसके मुस्महिल सरापे को निगाहों की गिरफ्त में लेकर बोला। जुगनू ने छिटक कर उसे देखा, फिर पलट गई। जानती हो उसने क्या कहा था? वो वहीं खड़ा था। उसने कहा था, मोहब्बत और शोहरत में से किसी एक का इंतखाब कर लो। तब मैंने अपने दिल को टटोला, मेरी अव्वलीन चाहत कौन है? वो एक लम्हे को साकित हुई, फिर पलट कर उसे देखने लगी। फैसला क्या हुआ? क्या मेरा यहाँ आना फैसला नहीं? बरसों पहले एक रात महज तुम्हें खो देने का एहसास हुआ था और मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई। तुम्हें खो देता तो जिंदा कैसे रहता? वो आंखों में मोहब्बत की कंदीलें जलाए उसे देख रहा था। तुम? वो बेख्तियार दोनों हाथ में चेहरा ढांप कर आंसू रोकने की सही करने लगी। जुगनू, खफा होना मुझसे? वो उसके करीब आया, धीरे से उसके हाथ हटाए। हाँ, तुमने मेरे बहुत से गीत पहले दूसरों को सुना दिए। उसने साथ ही वजह बताई। अंदर कहीं इत्मीनान और सुकून की बारिश हुई थी। वो तुम्हारे लिए नहीं थे। आओ तुम्हें तुम्हारा गीत सुनाओ। सावन रुत महक रही थी। वो उसे नए गीत सुना रहा था जो खास उसके लिए लिखे गए थे, और वो फूल चुनती हुई मुस्कुरा रही थी। आजर ने देखा तो ईमानदारी से सोचा था, इस कहानी का अंजाम यही होना चाहिए था। वो उसका सावन था, किसी और धरती पर कैसे बरस जाता। ये नॉवेल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। बहुत जल्द हाजिर होते हैं किसी नए नॉवेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।